हेलो जी, हेलो जी, हेलो 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 जी। कैसे हो आप सब? बढ़िया ना एकदम। पढ़ाई कैसी चल रही है? जल्दी जल्दी बताओ। हेलो मेरे पुचकू, कैसी चल रही है पढ़ाई? बहुत बढ़िया। डन। अब आज जो है वो बहुत ज्यादा एक बेहतरीन चैप्टर का वन शॉट आ रहा है, एक बहुत बेहतरीन तरीके से। मैम इतना बेहतरीन क्या है इसमें? इस चैप्टर का ना नाम ही काफी है तुम लोग को डराने के लिए। अरे मैम ऐसा क्या है? कौन सा चैप्टर है? सिविल प्रोसीजर कोड, यानी सीपीसी। मैम लेकिन ये तो चेंज हो गया था। मैम नए लॉज आए हैं क्या? आपको इतना भी नहीं पता क्या? अरे मेरे बुद्धू बच्चों, नए क्रिमिनल लॉज आए हैं। इंडियन पीनल कोड नया हुआ है, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, राइट। वो मेरे बच्चे, उनको एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि उनको नया बनाया गया है, अब विद ऑलमोस्ट प्रोविजन सेम। बट सीपीसी एज इट इज है, ये जो का त्यों है मेरे बच्चे। ये जैसा पहले था ये वैसा अब है। हालांकि इसमें चेंज आने में टाइम नहीं लगेगा, बट अभी तक दिस इज अ सिविल लॉ और इसमें चेंज आया नहीं है। ठीक है, तो टेंशन मत लो। Just sit back, relax, grab your popcorns and a cup of tea, take a sip and watch CPC with one and only your Shivani ma'am. चलो चलो चलो। Okay मेरे बच्चे, a very good morning. Hope you all are doing great at your home. घर में सब कैसे हैं? चकाचक? अंकल आंटी बढ़िया? घर वाले ठीक है तुम्हारे? और मैं बता रही हूं, अगर तुमने ये लेक्चर 2x पे देखा या बीच में बार बार पॉज किया तो यही चांटे आएंगे, चांटे। मैं बता रही हूं पहले ही। इस लेक्चर को मेरे बच्चे प्लीज 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 पुकी बच्चों बहुत आराम से देखना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी एन वंडरफुल सेशन। करें क्लास स्टार्ट? आ जाइए। चलो जी, एक बार चैप्टर का नाम पढ़ेंगे क्या? सीपीसी, यानी सिविल प्रोसीजर कोड 1908, राइट। इतना आई गेस हम लोग को पता है। अब आइए, ये करवाने से पहले मेरे बच्चे, सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं कि दो तरीके के कानून होते हैं। ठीक है, जब व्हेन आई टॉक अबाउट लॉ, अरे भाई साहब काली स्क्रीन पे काला पेन कैसे चलेगा? आइए, व्हेन आई टॉक अबाउट लॉ, ठीक है, एक होता है मेरे बच्चे सिविल रॉन्ग, राइट। सिविल रॉन्ग के लिए सिविल लॉ होता है और क्रिमिनल रॉन्ग के लिए क्रिमिनल लॉ होता है, इतना हमें पता है। अच्छा, व्हाट इज क्रिमिनल रॉन्ग? तुमने किसी को मार दिया, तुमने चोरी कर ली, किसी ने किसी का रेप कर दिया, राइट। सी दिस इज व्हाट, ये ऐसी रॉन्ग हैं जो एक सोसाइटी का दिल दहला देते हैं। इनके लिए हमारे पास अलग सेगमेंट्स है, राइट। व्हेन आई टॉक अबाउट सिविल लॉ, सिविल लॉ का मतलब क्या है कि भाई तुम्हारे साथ गलत हुए, तुम भुगतो, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब किसी का डाइवोर्स हो गया, नालायक, तुम्हें तो खुशी होती है, हो ये तो होना ही था एक दिन। सच बताओ होती है या नहीं? अगर आज आ जाए, अगर आज एडवर्टीजमेंट आ जाए कि विक्कू और कैटरीना का डिवोर्स हो गया, तुम्हें तो मन ही मन खुशी होगी। क्या कह रहे हो? मुझे सबसे ज्यादा होगी, बट ठीक है, ठीक है। तो दिस ये उनका पर्सनल मैटर है, ये पूरी सोसाइटी को इंपैक्ट नहीं करता, ये एक इंडिविजुअल को इंपैक्ट करता है, राइट। मैंने तुम्हें एक चांटा मारा क्योंकि तुम नालायक हो, तुम नहीं पढ़ते, ये किसी को इंपैक्ट नहीं करता, ये मेरे और तुम्हारे बीच की बात है। सो दिस इज सिविल रॉन्ग। मम्मी तो टॉट हो गया, यस। एंड इसके लिए सिविल लॉ बना है, और क्राइम के लिए व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिमिनल रॉन्ग, उसके लिए मेरे बच्चे क्रिमिनल लॉ बना है। ठीक है जी। अब मैम हम क्या पढ़ेंगे? हम मेरे बच्चे सिविल लॉ पढ़ेंगे। अब लॉ में भी ना दो तरीके होते हैं, ठीक है, दोनों लॉज में। एक होता है मेरे बच्चे प्रोसीजरल लॉ और एक होता है सब्सटैंटिव लॉ। एक होता है प्रोसीजरल लॉ और एक होता है सब्सटैंटिव लॉ। तुम्हें किसी ने बोला है तो टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगी या संभाल लूंगा, बोला कभी किसी ने? मैम किसी ने बोला तो है, लेकिन फिर संभाला नहीं गया, फिर जो हुआ वो देखा भी नहीं गया। अब समझो, तो टेंशन मत ले, मैं देख लूंगा। सब्सटैंटिव लॉ, भाई कैसे देखोगे? प्रोसीजरल लॉ मतलब समझो, ये टॉट है, दिस इज सब्सटैंटिव, दिस इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज सब्सटैंटिव। इसके लिए रेमेडी है सब्सटैंटिव, कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो सब्सटैंटिव, डैमेजेस मिलेंगे सब्सटैंटिव, इंजंक्शन ले सकते हो सब्सटैंटिव। भाई लोगे कैसे?
कोर्ट जाओगे कैसे, सूट करोगे कैसे, कंपनसेशन मिलेगी कैसे, डैमेजेस क्लेम कैसे करोगे, ये सब किस में आता है, प्रोसीजरल लॉ। ये सब किस में आता है, प्रोसीजरल लॉ। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट, व्हेन वी टॉक अबाउट टॉर्ट, दीज आर व्हाट, सब्सटैंटिव पोर्शन। कॉन्ट्रैक्ट क्या बताता है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कब माना जाएगा, ब्रीच हुआ तो होगा क्या, दिस इज सब्सटैंटिव पोर्शन, राइट। बट हाउ विल यू क्लेम डैमेजेस और कंपनसेशन, हाउ यू गो टू कोर्ट, राइट, व्हाट इज प्लेंट, व्हाट इज समन, हाउ द एंटायर हियरिंग विल बी डन, हाउ द जजमेंट इज पास्ड, राइट, व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द सिविल सूट, all this in CPC. So we can say that CPC is what, a procedural law. CPC क्या है भाई, ओए हेलो जिंदलाश, CP आपसे ही बात कर रही हूँ, आपसे, द वन जो इसकी आंखों में एकदम नींद है, राइट, दिस इज प्रोसीजर लॉ। आई होप इट्स डन, पक्का पक्का। चलो जी, अब when I talk about CPC, right, it's divided into two parts. It has 158 sections. मैम क्या सारे करने हैं क्या, नहीं मेरे पुचकू, सेक्शंस और ऑर्डर्स याद नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। मैं बीच बीच में जो जो इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे बच्चे मैं आपको बताती रहूंगी, बाकी छुटकू सा तुम्हारा दिमाग है, सारे तो पूरे आएंगे नहीं, तो जितने आएंगे हम उतने ही करेंगे। GIGL में वी डोंट हैव टू रिलाई मच ऑन द सेक्शंस, ऑन द ऑर्डर्स नंबर, वी हैव टू रिलाई ऑन द लैंग्वेज दैट वी आर यूजिंग फॉर आवर examinations, right, because GIGL में I am saying like again it, but vocab is must. तो मैं आपको बीच में कुछ कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कराती रहूंगी, राइट, मेक श्योर टू यूज दैट पॉइंट्स इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है छुटकू। चलो आए, टोटल 128 सेक्शंस है मेरे बच्चे एंड 51 ऑर्डर्स हैं। इन ऑर्डर्स के भी आगे रूल्स हैं, इन ऑर्डर्स के भी आगे क्या है, रूल। तो समझो मेरी बात, ये जो 158 सेक्शंस हैं ये बताते हैं कि चीजें कैसे होंगी, प्लेंट फाइल कैसे होगी, समझो मेरी बात, राइट। ये किसमें है, ये सेक्शंस में है, ये किसमें है मेरे बच्चे, सेक्शंस में। प्लेंट क्या होती है, सेक्शन में, बट प्रोसीजर क्या है, ये लिखा होता है ऑर्डर में। तो क्या चीज होगी, सेक्शंस, कैसे होगी, ऑर्डर्स, राइट। सारे याद नहीं करने हैं, मैं पहले बोल रही हूं, राइट। मैम एक बात बताओ, यूजुअली ना हमने एक्ट पढ़ा है, राइट, एक्ट होता है हर चीज का, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इंडियन स्टैंप एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, बट व्हाई वी यूज दिस वर्ड कोड, लाइक सिविल प्रोसीजर कोड। कोड क्यों आया, एक्ट क्यों नहीं आया? मेरे बच्चे सुनना, क्या होता है कई कबार टुकड़े 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 टुकड़े, बहुत चीजें अलग है, चीजें बिखरी पड़ी है, जब आप उनको समेट देते हो ना, सबको एक जगह ले आते हो, तो उसे बोलते हैं कोड। हमने कुछ नया नहीं किया, समझो, हमने कुछ नया नहीं किया, हमने सिर्फ चीजों को इकट्ठे किया, चाहे वो इंसान हो चाहे वो लॉ हो। जब बिखरा होता है तब कोई उसकी अहमियत समझता नहीं है, राइट, सही बात बोली मैंने। तो जब मेरे बच्चे, जैसे सिविल लॉ है, राइट, उसके टुकड़े बिखरे पड़े थे, हमने क्या किया, हम साथ ले आए और साथ लाके इसे क्या बोल दिया, सिविल प्रोसीजर कोड। क्या बोल दिया मेरे बच्चे, सिविल प्रोसीजर कोड। एंड सिविल प्रोसीजर कोड इज अ जर्नल लॉ। सिविल प्रोसीजर कोड इज व्हाट मेरे बच्चे, जर्नल लॉ। याद रखो, अगर किसी एक्ट में स्पेशली लिखा है कि यहां कन्फ्लिक्ट होता है तो वो ऐसे सॉल्व होगा, आप इस ट्राइब्यूनल के पास जाओगे, आप इस कोर्ट के पास जाओगे, तो दैट स्पेशल एक्ट और स्पेशल प्रोविजंस विल प्रिवेल, सीपीसी विल नॉट प्रिवेल। सीपीसी विल प्रिवेल if there is nothing mentioned in any special act, but if there are some provision mentioned in special act, then CPC will not prevail because it is a journal law. It is what मेरे बच्चे, journal law। क्या यहां तक समझ आ रहा है? कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? पक्का पक्का बता दो, हो रही है तो हो रही है। तो मैम क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, पढ़ना तो देखो तुम्हें तभी भी पड़ेगा मेरे पुचकू बच्चों। आओ अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। हमारी क्लास में, ठीक है, ये दो लोग हैं, हमारी क्लास में ये दो लोग हैं, अर्पित, ठीक है, और दूसरी अर्पिता, और दूसरी क्या है, अर्पिता, ठीक है। पहला कौन है, अर्पित, और दूसरी क्या है, अर्पिता। अब अर्पित पे होती है डोमेस्टिक वायलेंस। अर्पित पे क्या होती है, डोमेस्टिक वायलेंस। भाई पीटा जाता है,
मैम पीटा तो जाता है, खैर एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक बार अर्पिता ने अर्पित को एक चांटा मार दिया, ठीक है, क्या मार दिया, एक चांटा, स्लैप कर दिया। क्या कर दिया, स्लैप। तो अर्पित को आया गुस्सा, अर्पित को आया गुस्सा, कहता कोई ना मुझे छू भी नहीं सकता, और अर्पिता तूने मुझे चांटा मार दिया, तूने मुझे चांटा मार दिया, ला 10,000 कंपनसेशन, ला 10,000 क्या ला, कंपनसेशन। अब समझो इनके बीच में जो डिस्प्यूट हुआ, ये डिस्प्यूट है सिविल नेचर का। किसका मेरे बच्चे, सिविल नेचर का डिस्प्यूट है। तब जो सिविल नेचर के डिस्प्यूट होते हैं वो किस तरीके से इनिशिएट होते हैं और क्या किया जाता है, चलो ये हम आगे पढ़ते हैं, राइट। कैसे केसेस स्टार्ट होते हैं, कोर्ट कैसे एडमिट करता है। सबसे पहले बेसिक फ्रेमवर्क समझते हैं। सबसे पहले क्या समझते हैं, बेसिक फ्रेमवर्क। अब मुझे ना लंबे बालों का बहुत शौक है, ठीक है, कि मेरे बाल एकदम ऐसे लंबे लंबे हो जाए और एकदम अच्छे लगे, राइट। मेरे को बहुत शौक है लंबे बालों का। तो क्या हुआ, एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारी क्लास में एक लड़की है रिद्धि। रिद्धि 10 चोटियां बनाती है, और रिद्धि क्या करती है, एक ऑयल मैन्युफैक्चर करती है, राइट, एक ऑयल सेल करती है जिससे बाल बहुत लंबे हो जाते हैं, जिससे बाल क्या होते हैं, बहुत लंबे हो जाते हैं, राइट। ये एक ऑयल सेल करती है। अब क्योंकि मेरे को लंबे बालों का बहुत ज्यादा शौक है, तो मैं, क्योंकि मेरे पास मेरे अभी सिर पे बाल इतने नहीं है, तो शिवानी जो है वो रिद्धि के पास जाती है और मैं इससे बोलती हूँ, रिद्धि मुझे ये ऑयल की बोतल चाहिए। रिद्धि कहती है ठीक है, आप मुझे क्या करो, 1 लाख रुपए दे दो, आप ही ऑयल की बोतल ले लो, और मैं आपको गारंटी देती हूं कि आपके बाल बहुत लंबे और बहुत घने हो जाएंगे। मतलब हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। अब हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, ये सोनो। अब 1 लाख रुपए देकर मैंने वो तेल की छोटी सी शीशी जो है खरीद ली, लेकिन हुआ क्या, बाल उगने की जगह जितने थे वो भी चले गए, जितने थे वो भी चले गए, राइट। तो क्या अब समझो, दिस इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यस। दिस इज सिविल लॉ रॉन्ग, यस। क्या मैं डैमेजेस कंपनसेशन क्लेम कर सकती हूं, यस। दिस इज ऑल सब्सटैंटिव पोर्शन। बट करूंगी कैसे, सबसे पहले ये देखो। आओ, तो मैं जाती हूं सिविल कोर्ट के पास। मैं कहां जाती हूं, सिविल कोर्ट के पास, राइट। अब समझो कौन गया सिविल कोर्ट के पास, मैं। तो मुझे रजे यहां बोला जाएगा प्लेंटिफ। मुझे क्या बोला जाएगा, प्लेंटिफ। जो प्लेंट फाइल करता है, जो एग्राइव्ड पार्टी होती है, जो केस करता है, उससे बोला जाता है मेरे छुटकी प्लेंटिफ। क्या बोला जाता है, प्लेंटिफ। और मैंने किसके खिलाफ केस किया, रिद्धि के। क्यों, क्योंकि इसने मेरे बाल लाने की जगह भाई इसने मेरे जो थे वो भी ले दिए, समझो। तो यहां पे रिद्धि को बोला जाएगा डिफेंडेंट, अगेंस्ट whom a case is filed, yes or no। ये टर्म्स मेरे बच्चे समझ लेना। अगर आपने ये टर्म समझ ली तो सीपीसी won't be difficult for you, बट अगर नहीं समझी तो देखो गाइस, देखो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। डिफेंडेंट कौन होता है, अगेंस्ट whom a case is filed। क्या यहां तक किसी कोई दिक्कत, ठीक है जी। अब मैम एक बात बताओ, आपने प्लेंटिफ हो आप, तो आप कोर्ट में क्या दोगे, कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। कोर्ट को जब मैं बोलूंगी कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया है, तो कोर्ट ऑब्वियसली व्हाट्सएप मैसेज तो नहीं देखेगा। तो कोर्ट में मेरे बच्चे मैं देती हूं प्लेंट। क्या देती हूं, प्लेंट। प्लेंट की डुप्लीकेट कॉपीज भी जाती है, कोर्ट अपने पास रखता है, एक डिफेंडेंट को देता है, राइट। मैंने प्लेंटिफ लिख दिया। मैंने कोर्ट में क्या फाइल करी रजे, प्लेंट। क्या फाइल करी, प्लेंट। क्या यहां तक क्लियर है। अब वो कह रहा है प्लेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं, समझो। प्लेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन 2 चीजें जो प्लेंट में लिखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका है कॉज ऑफ एक्शन, और दूसरा भाई तुम चाहते क्या हो, तुम चाहते क्या हो, समझो मेरी बात। वो कह रहा प्लेंट में वैसे तो बहुत सारी चीजें लिखी होनी चाहिए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है ना वो ये 2 है। आओ, जिंदगी में सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या, पैसा और फैमिली, ये नो। तो कह रहा है कि भाई देख, सबसे पहला कॉज ऑफ एक्शन और दूसरा रेमेडी। अब मेरा मन कर रहा था रिद्धि के अगेंस्ट केस फाइल करने का,
इसलिए मैंने फाइल कर दिया। बताओ ये कोई दिमाग वाली बात है, ये सेंस वाली बात है, या एकदम नॉनसेंस बात है? नॉनसेंस तो खैर तुम हो, बट इस बात की भी कोई सेंस नहीं है मेरे बच्चे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक वैलिड कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। कॉज ऑफ एक्शन मतलब क्यों? जो मैं प्लेंट फाइल कर रही हूं, मैं प्लेंट फाइल क्यों कर रही हूं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज कॉज ऑफ एक्शन। कि भाई समझो, मेरे को केस जीतने के लिए जिन फैक्ट्स की रिक्वायरमेंट है उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉज ऑफ एक्शन। तो कॉज ऑफ एक्शन इज व्हाई, क्यों केस कर रही हूं। ठीक है, अब मैंने बता दिया कि भाई ऐसे 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 मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि सिर पर बाल आ जाएंगे, जो थे वो भी चले गए। दिस इज व्हाट? कॉज ऑफ एक्शन। दिस इज द फैक्ट जो हेल्प करेगा मुझे कि मैं केस अपने फेवर में टर्न आउट कर सकूं। और दूसरा, भाई मैं क्या चाहती हूं? अब वो ऑब्वियसली मेरे बाल तो वापस उगा के नहीं दे सकती, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो नहीं हो सकती, राइट? मैं चाहती हूं कि मुझे डैमेजेस दे दे, तो क्या रेमेडी भी मुझे बतानी पड़ेगी, हाँ या ना? तो प्लेंट में ये दो चीजें होगी। समझो, कोर्ट में हम कभी भी सूट फाइल नहीं करते, हम प्लेंट देते हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि प्लेंट की कोई वैलिड चीज है, प्लेंट में केस होना चाहिए इंस्टीट्यूट, तो जो कोर्ट है वो सूट इंस्टीट्यूट करती है, मतलब सूट स्टार्ट करती है। अदरवाइज प्लेंट क्या हो जाती है? डिसमिस। प्लेंट क्या हो जाती है? डिसमिस। क्या यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मैम हम समझ गए। जो केस करता है उसे बोला जाता है प्लेंटिफ, जिसपे केस होता है उसे बोला जाता है डिफेंडेंट। कोर्ट में आप प्लेंट फाइल करते हैं और प्लेंट में दो चीजें, कॉज ऑफ एक्शन और रेमेडी, ये दो चीजें जरूर होनी चाहिए। मैम अब आप चले गए कोर्ट में, आपने प्लेंट फाइल कर दी, अब क्या? अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही रिद्धि को पता चला कि रिद्धि उड़कर कहां चली गई, एग्जाम्पल लेते हैं पंजाब, रिद्धि उड़कर चली गई पंजाब, क्योंकि रिद्धि को पता था मेरे खिलाफ केस फाइल हो चुका है, तो कोर्ट सम्मन भेजेगा रिद्धि को। सम्मन मतलब पेशी। कोर्ट सम्मन भेजेगा रिद्धि को कि रिद्धि बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ, आपके मामा जी ने बुलाया है। आपने ये जो जूठे तेल बेच रहे हो ना, आप लोगों के जो बचे कुचे बाल है वो भी उड़ा रहे हो, आओ आपके बाल उड़ाए जाए, आओ आपके बाल उड़ाए जाए। तो मेरे बच्चे, जो कोर्ट होता है ना, कोर्ट जो है वो सम्मन इशू करता है। कोर्ट क्या इशू करता है? सम्मन। और सम्मन किसको इशू होता है? डिफेंडेंट को। सम्मन किसको इशू होता है? डिफेंडेंट को। साथ में एक प्लेंट की कॉपी भी जाती है मेरे बच्चे, आइए, साथ में एक प्लेंट की कॉपी भी जाती है, सो दैट उस बेचारे को भी तो पता लगे ना हुआ क्या है, राइट? उस बेचारे को भी तो पता लगे क्या हुआ है। अब मैंने सम्मन भेज दिया रिद्धि को, मैंने बोला ऐसे 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 करके शिवानी आई थी, तू देख ले तूने क्या करना है। क्या हो सकता है यहां पे रिद्धि सच बोल रही हो, यहां मैं झूठी हूं? बिल्कुल हो सकता है। क्या रिद्धि को भी सुनना चाहिए कोर्ट को? आपने बोला बिल्कुल सुनना चाहिए। तो रिद्धि मेरे बच्चे कोर्ट को देती है रिटर्न स्टेटमेंट। ध्यान से, रिद्धि कोर्ट को क्या देती है? रिटर्न स्टेटमेंट। कि भाई ये शिवानी झूठ बोल रही है, जब ही आई थी ना तभी भी इसके सिर पर बाल नहीं थे, और मैंने बोला था कि गारंटी नहीं है। या XYZ अपने फेवर में कुछ भी अपने हो, क्योंकि हर इंसान अपने फेवर में तो बोलेगा ना। हम क्या करते हैं, दूसरों की गलती पे हम जज और खुद की अपनी गलती पे हम वकील। समझ रहे हो ना? जब दूसरा कोई गलती करता है तो हम फैसला सुना देते हैं, और जब खुद करते हैं तो हम आर्ग्यू करने लगते हैं। लाइकवाइज डिफेंडेंट को जब सम्मन गया, डिफेंडेंट अब आके तो बोलेगा नहीं हाँ जी मेरी गलती है, उसने दी रिटर्न स्टेटमेंट। उसने क्या दी मेरे बच्चे? रिटर्न स्टेटमेंट। जब रिटर्न स्टेटमेंट आई कोर्ट के पास, तो कोर्ट ने देखा कि एग्जैक्टली चीज है क्या, इशू निकाला, हियरिंग की डेट दी, एंड आफ्टर हियरिंग मेरे बच्चे ध्यान से, आफ्टर हियरिंग कोर्ट देता है जजमेंट। कोर्ट ने क्या दी? जजमेंट एंड देन डिक्री। अब मैम जजमेंट और डिक्री का मतलब क्या, हम इसकी बात करेंगे, बट आई होप आपको यहां तक थोड़ा फ्रेमवर्क समझ आया हो। आपको मेरे बच्चे यहां तक थोड़ा फ्रेमवर्क समझ आया हो कि प्लेंटिफ किसे बोलते हैं, डिफेंडेंट किसे बोलते हैं, राइट? आइए, प्लेंटिफ कौन होता है, डिफेंडेंट कौन होता है,
रिटन स्टेटमेंट क्या होती है, सम्मन क्या होता है, प्लेंट क्या होता है, ये सब चीजें समझ आई। जजमेंट और डिक्री के बारे में विल टॉक। अच्छा समझो क्या हुआ समझो ध्यान से। जजमेंट और डिक्री दो चीजें होती हैं, दो चीजें, ठीक है। अब अर्पित और अर्पिता है, अर्पित और अर्पिता, ठीक है, इन दोनों की शादी होने वाली थी। अर्पित ने अर्पिता से पूछा क्या मुझसे शादी करेगी? अर्पिता ने बोला नहीं। अर्पिता ने एक स्पष्ट शब्द बोला नहीं, और नहीं लिखने के बाद, नहीं बोलने के बाद अर्पिता ने 1 घंटे का लेक्चर दिया कि नहीं क्यों। अर्पित यू डिजर्व बेटर, इट्स नॉट यू इट्स मी, बहुत सारी बातें बोली अर्पित को। अब समझो इस 1 घंटे की बातचीत पर नो निकल कर आया। इस 1 घंटे की बातचीत पर क्या निकल कर आया? नो। तो जो ये नो है ये डिक्री है, और ये जो 1 घंटे की बातचीत है ये जजमेंट है कि भाई डिक्री दी क्यों गई, रीजंस क्या है, पार्टीज की राइट्स क्या है, पार्टीज की लायबिलिटी क्या है, ये किस में लिखा होता है मेरे बच्चे? जजमेंट में। जजमेंट कभी कभार 1000 पेजेस की, 1500 पेजेस की, 500 पेजेस की होती है। और तुम जैसे लोग जो अपनी किताबें नहीं पढ़ सकते वो जजमेंट कहां से पढ़ेंगे? सही कह रही हूं मैं, सही कह रही हूं नालायको? अगर हम अपनी किताबें नहीं पढ़ सकते भाई, जजमेंट तो भाई राम की बात है, भगवान की बात की बात है। तो समझो मेरी बात। तो जजमेंट होती है एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं, एक्सपेंड वे में होती है बेसिकली। मैं बोल एक्सक्लूसिव, मेरे को वो पर्टिकुलर नाम नहीं याद आ रहा, एग्जॉस्टिव आई कैन से, यस, एग्जॉस्टिव वे में, राइट, जिसमें हर चीज लिखी होती है कि ये दिया तो इसके पीछे का रीजन क्या है, ये डिक्री दी तो इसके पीछे का रीजन क्या है। बट डिक्री इज व्हाट? द फॉर्मल एक्सप्रेशन कि हाँ ये है डिक्री, ये क्यों है जजमेंट। आई होप मेरे बच्चे आपको फ्रेमवर्क समझ आया हो। पक्का कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। आइए तो अब एक एक करके चीजें बढ़ते हैं। आइए, क्लियर है यहां तक? अब सुनो, जिसके फेवर में, समझो, जिसके फेवर में डिक्री आती है, मान लो डिक्री शिवानी के फेवर में आ गई, डिक्री शिवानी के फेवर में आ गई, राइट, तो मुझे बोला जाएगा डिक्री होल्डर। मुझे क्या बोला जाएगा मेरे बच्चे? डिक्री होल्डर। जिसके फेवर में डिक्री आती है उसे बोलते हैं डिक्री होल्डर, और जिसके अगेंस्ट डिक्री आती है उसे बोलते हैं जजमेंट डेटर। उसे क्या बोलते हैं? जजमेंट डेटर, राइट। तो ये सीपीसी की थोड़ी वोकैब है। आप जब भी सीपीसी के सवालों का जवाब लिखेंगे तो मेक श्योर इस वोकैब को यूज करेंगे, ठीक है। आइए, अगर इस वोकैब की एक बार मैं लिस्ट बनाऊं तो इसमें क्या क्या आएगा? कॉज ऑफ एक्शन, राइट, उसके बाद प्लेंटिफ, ठीक है, फिर डिफेंडेंट, आपको ये सब शब्द पता होने चाहिए। फिर उसके बाद प्लेंट, फिर सम्मन, ठीक है जी, फिर रिटन स्टेटमेंट, ठीक है बच्चों, फिर जजमेंट, फिर डिक्री, जजमेंट के बेसिस पर डिक्री आएगी रज, फिर जजमेंट डेटर, राइट, एंड डिक्री होल्डर। अब इसमें एक शब्द आता है ऑर्डर, उसकी हम बात करेंगे, एंड डिक्री होल्डर। क्या यहां तक बेटू सब क्लियर है मेरे बच्चों को? कोई भी डाउट आई गेस नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहां पे चाहे मैं सीपीसी का वन शॉट करा रही हूं, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि जिस बच्चे ने एक बार भी सीपीसी नहीं पढ़ा वो भी इस लेक्चर को रिलेट कर पाए और देख पाए, ठीक है। टाइम मेरे लिए इश्यू नहीं है, हम इसको 2 पार्ट्स में भी कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में भी कर सकते हैं। आइए, सबसे पहले हम सुनते हैं डिक्री, लेकिन डिक्री से पहले मुझे आपको जो करवाना है वो है कॉज ऑफ एक्शन। क्या कराना है मेरे बच्चे? कॉज ऑफ एक्शन। देखते हैं अगर यहां कहीं लिखा हुआ, अदरवाइज ये रहा कॉज ऑफ एक्शन। ऑर्डर 2 रूल 2 ऑफ सीपीसी। दोबारा मैं बता रही हूं, ऑर्डर रूल्स याद नहीं करने। आइए, इट मींस व्हाट? रीजन फॉर एक्शन। It is what? Reason for action. Why am I taking this action as cause of action? It means, so now it means every fact which is necessary for plaintiff to prove
in order to support his right of judgment of the court, कि भाई कोर्ट की जजमेंट उसी के फेवर में आए। साथ ही साथ एक बार याद भी करते चलेंगे, आईसीएसआई के मॉड्यूल से भी देखते चलेंगे, सो दैट मेरे बच्चों को किसी भी टाइप की कोई दिक्कत ना हो। आ जाइए आईसीएसआई, ओके ओके, एकेडमिक पोर्टल, हाँ स्टडी मैट, ओके, एग्जीक्यूटिव में ही हो ना तुम, जाना है ना प्रोफेशनल में, पढ़ना पड़ेगा बच्चों। चलो जी कट करा, आ जाइए 250 पे आई गेस हो जाएगा। अरे क्या बात है, 250 पे ही सही है, वी आर एट राइट प्लेस। चलो आओ, ये देखो कॉज ऑफ एक्शन, आइए। It means all essential facts constituting the rights and their infringement। भाई अगर मेरा कोई राइट इन्फ्रिंज ही नहीं हुआ, आप सीधी सीधी एक बात बताओ मुझे, मेरा कोई राइट इन्फ्रिंज ही नहीं हुआ तो मैं सूट क्यों फाइल करूंगी, मैं प्लेंट क्यों दूंगी? हाँ मजा थोड़ी ना आ रहा है मेरे को, बोर थोड़ी ना हो रही हूं मैं, समझो। तो फैक्ट की जो राइट मेरा इन्फ्रिंज हुआ है, ये लाइन याद करना। इट मीन्स, समझो, इट मीन्स every fact which will be necessary for the plaintiff to prove in order to support his right to the judgment। आओ याद करो, आओ याद करो, every fact, याद करिए मेरे बच्चे, every fact which will be or which is necessary for the plaintiff to prove, every fact which will be necessary for the plaintiff to prove in order to support his right to judgment। याद करो याद करो याद करो, सवाल आ सकता है cause of action, order to, rule to, जल्दी जल्दी, order to, rule to, every fact which need to be proved by the plaintiff to support the right to the judgment। क्या यहां तक याद हो गया सबको? अरे भाई, अरे भैया, अरे भैया भैया ये नहीं क्या कर रहे हो तुम? क्या यहां तक क्लियर है? तो कॉज ऑफ एक्शन सबको याद हो गया, येस और नो। अब सुनना, कई बच्चे ना कॉज ऑफ एक्शन ठीक है, मैंने आपको जजमेंट, अब 3 वर्ड्स आते हैं, जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर, राइट? 3 चीजें आती है, समझो, जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर। और बच्चे इन तीनों में बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो आइए आज आपको कंफ्यूजन दूर करी जाए और इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो बताया जाए, ठीक है? अब शायद जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है उनको ये डिफरेंस क्लियर होगा, अगर नहीं क्लियर तो नालायक को थोड़ा सा डूब जाओ तुम। आइए, जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर, मैं बहुत आराम से चल रही हूं, जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर। हमने क्या बताया, जजमेंट में फुल एक्सप्लेनेशन होती है दैट व्हाई डिक्री इज गिवन। समझो, मैं अगर बहुत ही लेमन शब्दों में लिखूं, जजमेंट में क्या होती है, फुल एक्सप्लेनेशन, और आई कैन से द रीजनिंग बिहाइंड द डिक्री, यस और नो, द रीजनिंग बिहाइंड द डिक्री, राइट? एंड व्हाट इज डिक्री? द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ जजमेंट। देखो आपको यहां भी मिलेगा, आपको यहां पे भी मिलेगा, डिक्री इज व्हाट? द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, मतलब जो केस चल रहा है उसका फॉर्मल एक्सप्रेशन कि भाई हाँ फाइनल ये है, नहीं रहना तुम्हारे साथ, ये फाइनल है। क्यों नहीं रहना? जजमेंट, नहीं रहना डिक्री, डिक्री इज व्हाट? याद करेंगे, याद करेंगे, सेक्शन 2 क्लॉज 2, सेक्शन 2 क्लॉज 2, सेक्शन 2 क्लॉज 2। आइए फटाफट से, द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, क्या बोलोगे? द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, कि भाई फाइनल क्या है? द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। क्या यहां तक क्लियर है रजे? दिस इज व्हाट मेरे पूछ की डिक्री, दिस इज व्हाट डिक्री। एंड व्हाट इज ऑर्डर? जैसे सिंपल सी बात है, मान लो हमारा प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट ने बोला प्रॉपर्टी खाली करो, कोर्ट ने बोला प्रॉपर्टी खाली करो, कोर्ट ने ऑर्डर दिया अगले दिन ये डॉक्यूमेंट लेकर आना। ये क्या है? ये ऑर्डर है, बेसिकली जो केस के बीच में चलते रहते हैं। मैंने प्लेंट फाइल की, कोर्ट कहता दफा हो जा, डिसमिस, कोई रीजन ही नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर है। समझो मेरी बात, राइट? जो इन बिटवीन द केस कोर्ट हमें करने के लिए बोलता है वो क्या होता है मेरे बच्चे? ऑर्डर। वो क्या होता है?
ऑर्डर। याद रखना, डिक्री अपीलेबल होती है, मींस यू कैन अपील अगेंस्ट द डिक्री इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड। बट जर्नली जो ऑर्डर्स होते हैं मेरे बच्चे, दे आर नॉन अपीलेबल, दे आर व्हाट, नॉन अपीलेबल। कुछ ऑर्डर्स होते हैं, जैसे ऑर्डर 43 में लिखा हुआ है, ये ऑर्डर्स अपीलेबल हैं, सेक्शन 104, कुछ ऑर्डर्स अपीलेबल हैं, बट जनरली ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं होते। क्या तीनों में फर्क समझ आए? ये सो रहे हो, उठ जाओ जिंदा से उठो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। बच्चों को समझ नहीं आता, तुम समझ लो नल्लायको, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, मार लो चौका, वरना बैठ के रोते रह जाओगे। आइए आइए आइए, फटाफट से। जजमेंट प्रॉपर रीजनिंग के साथ आती है। डिक्री फाइनल क्या है? ऑर्डर जो केसेस के बीच बीच में आते हैं। जजमेंट डिक्री अपीलेबल है, अपील डिक्री के अगेंस्ट अपील लाई करती है, ऑर्डर के अगेंस्ट जर्नली अपील लाई नहीं करती है। क्या यहां तक बात हो गई? डिक्री मतलब हाँ केस खत्म, डिक्री मतलब केस खत्म। आइए एक बार सुनना, डिक्री क्या है? द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन विच कंक्लूसिवली, मतलब खत्म कर दिया, जस्ट शट अप डन, दैट इज डिक्री, राइट। जो कि पार्टीज का क्या करती है? राइट डिटरमाइन करती है। क्या करती है? राइट डिटरमाइन विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी। मतलब अगर आप 10 मैटर लेके गए थे तो 6 पे डिक्री आ गई, 4 पे पेंडिंग है, या 10 के 10 पे आ गई, एज द केस में भी। बट याद क्या रखोगे? एज पर सेक्शन 2 सब क्लॉज, Section 2, Clause 2, decree is the formal expression of adjudication which conclusively determines the rights and liabilities of the party with regard to all or any of the matter in controversy. क्लियर हो गया? बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। अब देखो, एंड मे बी इधर प्रिलिमिनरी और फाइनल, प्रिलिमिनरी और फाइनल। डिक्री बेसिकली मेरे बच्चे 3 प्रकार की होती है। डिक्री कितने प्रकार की होती है रजित? 3 प्रकार की। आइए, एक तो होती है प्रिलिमिनरी डिक्री, राइट। आइए, एक होती है मेरे बच्चे फाइनल डिक्री, एक होती है पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। आइए, पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल, राइट। ये 3 तरीके की डिक्री होती है। कितने तरीके की डिक्री होती है मेरे बच्चे? ये 3 तरीके की डिक्री होती है। मैम आज तक हमें समझ नहीं आया, आप प्लीज समझा दो। चलो आओ मैं आपको समझाती हूं। 2 भाई हैं, B2 T2, ठीक है, B2 T2, ये 2 ब्रदर्स है, राइट। आओ, तुम्हें पता है ये घर क्या घर लाया है बाहर, खुशियों का प्यार, क्या कहना। आई नो बहुत गंदा गा रही हूँ, लिरिक्स भी गलत है, वरना समझो इनमें बहुत प्रेम है। बस इनकी जमीन को लेकर थोड़ी बहुत ही लड़ाई हो जाती है, जान से मारने तक की, वैसे इनमें बहुत प्यार है। तो समझो ये इनके दादाजी की जमीन है, ये क्या है? इनके दादाजी की जमीन, ठीक है। अब B2 कह रहा मेरी है, T2 कह रहा मेरी है। तो B2 ने प्लेंट फाइल करी, कोर्ट ने केस एडमिट करा और कोर्ट ने बोला भाई देख हमें पता लगा है कि ये जो जमीन है ना, समझो ये जो जमीन है ये 60% तो B2 की है और 40% T2 की है। समझ गए? 60% B2 की है और 40% T2 की है। अगर कोई दिमाग वाला इंसान हो वो ये समझ जाए कि ये डिक्री तो है, क्योंकि कोर्ट ने बता तो दिया 60% इसकी, 40 इसकी। बट दिस इज नॉट फाइनल, दिस इज प्रिलिमिनरी, क्योंकि कोर्ट अभी कमिश्नर बुलाएगा, डिक्री को एग्जीक्यूट करवाएगा, 60% बकायदा लैंड कटवा के B2 के नाम करेगा, 40% T2 के नाम करेगा, यानी फाइनल प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग। कोर्ट कैन नॉट मार्क द केस एज क्लोज्ड, समझो। सो दिस इज व्हाट? दिस इज प्रिलिमिनरी डिक्री। दिस इज व्हाट? preliminary decree. Why? Because further execution और further proceedings are pending. मैं लिख दूं, समझो, further proceedings are
पेंडिंग, फर्दर प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग। समझो फाइनल डिक्री क्या हो गई? फाइनल जब कोर्ट ने कमिश्नर अपॉइंट किया, समझो कमिश्नर ने लैंड फिजिकली डिवाइड करी, T2 को दे दी, B2 को दे दी, दोनों खुश है, मतलब आगे कोई प्रोसीडिंग नहीं है, डिक्री का एग्जीक्यूशन हो चुका है। दिस इज फाइनल डिक्री, दिस इज व्हाट? फाइनल डिक्री। समझो प्रिलिमिनरी डिक्री का मतलब क्या होता है? जिसकी अभी पूरी प्रोसीडिंग्स नहीं हुई, उसके आगे प्रोसीडिंग्स होंगी, सो दैट इज प्रिलिमिनरी डिक्री। बट वंस द प्रोसीडिंग्स आर ओवर, उसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? फाइनल डिक्री। उसे क्या बोला जाता है छुटकू बच्चों? फाइनल डिक्री। अब अगर हम एक बार इसे देख ले, लिखा हुआ देखो, preliminary when the further proceedings have to be taken before the disposal of the suit, right? And what is ma'am partly preliminary and partly final का मतलब क्या होता है? partly preliminary and partly final का मतलब क्या है? समझो ध्यान से। अब मान लो ये मेरी जमीन है, ठीक है, इस पे तुम, यस तुम इस पे अपना डेरा जमा के बैठे हो भाई, ये मंजी पड़ी है और तुम इस पे ऐसे लेटे हुए हो, पूरे 4 साल हो गए तुम्हें, तुम हिल नहीं रहे हो ना, तुम मुझे रेंट दे रहे हो, तो मैं भागी दौड़ी गई कोर्ट के पास, और मैंने कोर्ट को बोला कि ऐसे 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 ऐसे। कोर्ट ने, मान लो तुम्हारा नाम है विपुल, तो कोर्ट ने तुम्हें बोला विपुल हेलो निकल यहां से, विपुल विपुल विपुल, बहुत अच्छा बच्चा है वैसे हमारी क्लास का विपुल, तभी मेरे को उसका इतना नाम याद रहता है, ठीक है, वो तो बस मजाक में एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ठीक है। अब कोर्ट बोल रहा है विपुल उठ जा, निकल। समझो खाली करने का काम दे दिया कोर्ट ने, खाली कर दे। मैंने कहा रेंट भी निकलवाओ जी, रेंट भी। कोर्ट कहता निकलवा रहा हूं, रेंट है ये पक्का है, कितना ये देखने दे। समझो तो यहां 2 डिक्री आई, एक ने विपुल को उठाया गिर दिया, फाइनल खत्म काम। दूसरी ने बोला रेंट तो देगा विपुल, कितना देगा ये डिसाइड कर रहा हूं। तो समझो जो पहले आई थी वो फाइनल, जो अब आई है वो प्रिलिमिनरी। तो इस डिक्री को क्या बोलेंगे? पार्टली फाइनल एंड पार्टली प्रिलिमिनरी डिक्री। आई होप मेरे बच्चों का अब डाउट क्लियर हो गया होगा। आओ एक बार दोबारा प्रिलिमिनरी डिक्री जिसकी अभी आगे प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, हमारी डिक्री तो आ गई बट वी कैन नॉट एंड द प्रोसीडिंग्स, राइट। फाइनल डिक्री का मतलब क्या है मेरे बच्चे? कि भाई अब एग्जीक्यूशन भी हो चुकी है डिक्री की, एवरीथिंग इज ओवर। एंड व्हाट इज पार्टली प्रिलिमिनरी? कि भाई आधा ही फेवर में आया है और आधा भी रहता है, राइट। जैसे अगर आप ये एग्जाम्पल देखोगे, सो आई गेस दिस एग्जाम्पल, हाँ ये देखो, इन द मैटर ऑफ द सूट ऑफ पोजीशन ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, आपने बोला कि भाई खाली कर दो, दिस इज फाइनल। दूसरा आपने रेंट के लिए बोला, अभी रेंट देखते हैं कितना आएगा, प्रॉफिट देखते हैं कितना आएगा, दिस इज प्रिलिमिनरी। सो पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आइए, वो कह रहा देखो डिक्री में ये 2 चीजें नहीं आएंगी, यहां तक हम पता लग गया, बट डिक्री में ये 2 चीजें नहीं आएंगी। सबसे पहला, एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम ऑर्डर और एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। अभी इसको हम समझेंगे, बस अभी ये याद रखो, ये 2 चीजें डिक्री में आएंगी नहीं। क्या यहां तक क्लियर है? आइए अब आगे चलते। डिक्री होल्डर मेरे बच्चे में पता लग गया, जिसके फेवर में रिजल्ट आया है, और जजमेंट डेटर जिसके अगेंस्ट रिजल्ट आया है। यूजुअली ऑर्डर्स आर नॉन अपीलेबल बट देयर आर सम ऑर्डर्स, जैसे मैंने आपको बात की थी सेक्शन 104 विच आर अपीलेबल, जो कि जब हम आगे अपील पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे, राइट। अब सुनना, डॉक्ट्राइन करने से पहले लेट अस टॉक अबाउट जुरिस्डिक्शन। लेट अस टॉक अबाउट व्हाट? जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है? कि भाई कौन सा कोर्ट कौन सा केस अटेंड कर सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फैमिली कोर्ट है, वहां डिवोर्स के केसेस जाएंगे। स्मॉल कॉज कोर्ट है, वहां मटेरियल रिलेटेड टू मनी जाएगा, छोटा मोटा, राइट। कोई ऐसे कोर्ट होगा जहां सिर्फ माइनर से रिलेटेड मैटर जाएगा, ठीक है। दिल्ली की कोर्ट है, सिर्फ दिल्ली का मैटर जाएगा। तो ये होती है जुरिस्डिक्शन। ये क्या होती है? जुरिस्डिक्शन। अब तो मुझसे टैक्स का डाउट पूछने आ जाओ, हैं? मैं बोलूंगी बैंगन, समझो, क्योंकि मेरे को आता ही नहीं। सीधी सी बात, जो कंचन मैम कराती है या जो कंचन मैम तुम्हें घोल के पिलाती है, उन्होंने जो जादू किया है मुझे थोड़ी ना आता है।
मैं तो हाथ जोड़े भाई, मेरे को तो 5 हेड भी पूरे पूरे नहीं आते। वो कौन कौन से? कैपिटल गेन, सैलरी, पीजीपीबी, 3 आ गए, अदर प्रॉपर्टी, अदर वो भी तो ना, अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एक हाउस प्रॉपर्टी, है ना, शायद ये 5 है, 5 हेड्स है। आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ट्रोल मत कर देना बाद में, मैं पहले बता रही हूँ मेरे को नहीं आते, राइट? तो समझो, तो मेरी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है ना भाई, मेरे को क्या पता, कोई नीट का बच्चा आ गया, मेरे को वो क्या बोल रहे हैं वही नहीं समझ आएगा, सीधी सी बात। सो माई जुरिस्डिक्शन, तू मेरे पास लॉ का ले आउट आउट भाई, नचा के ना भेजा फिर नाम लिख, मतलब नाम बदल देना, समझो। सो ये होती है जुरिस्डिक्शन। क्या कोर्ट की भी जुरिस्डिक्शन होती है? बिल्कुल। तो लॉ मेकर कहता है कि भाई देख, मैं जो है ना 4 तरीके से जुरिस्डिक्शन डिफाइन करता हूं। कितने तरीके से जुरिस्डिक्शन डिफाइन करता हूं जी? 4। सबसे पहला, जुरिस्डिक्शन ओवर सब्जेक्ट मैटर। अच्छा जी। दूसरा, जुरिस्डिक्शन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ठीक है जी। तीसरा, जुरिस्डिक्शन ओवर पर्सन्स, और चौथा पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। मैंने कहा क्या मतलब है? कहता आज समझाता हूं। देखो, तो हेडिंग डाली मैंने जुरिस्डिक्शन की, मैं नोट्स बनाकर लाई हूं, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम भी मेरे साथ साथ लिखोगे और लिखते लिखते शायद तुम्हें बेटर समझ आएगा, बच जाए। ठीक है, वो कह रहा है जुरिस्डिक्शन बेसिकली कितने प्रकार की है? 4। सबसे पहला आता है टेरिटोरियल, कुछ भी लिख लो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट मतलब वैसे ही लिखना है। सब्जेक्ट मैटर, जैसे मैंने बात की कि लॉ के बजाय तुम टैक्स ले आए, राइट? पर्सन की सिर्फ एग्जीक्यूटिव, समझो सिर्फ एग्जीक्यूटिव को बढ़ाती हूं मैं, तो डाउट्स भी एग्जीक्यूटिव के सॉल्व कर सकती हूँ, प्रोफेशनल के नहीं कर सकती। सो दिस इज व्हाट? पर्सन, यानी एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स के कर सकती हूँ, राइट? एंड द लास्ट इज पेक्यूनरी, जैसे स्मॉल कॉज कोड होते हैं, राइट? स्मॉल कॉज कोड में क्या होता है कि हर स्टेट की अलग अलग लिमिट होती है कि 10 से 25,000 तक का मैटर ले सकते हैं, 10,000 तक का मैटर ले सकते हैं, 30,000 तक का मैटर ले सकते हैं, 20,000 तक का मैटर ले सकते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट? पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। टंग स्लिप कर रही है थोड़ी। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, तो कह रहा भाई 4 प्रकार की जुरिस्डिक्शन है। कितने प्रकार की? 1 2 3 4, GIGL की जय जयकार। अरे वाह, कितने टाइप की जुरिस्डिक्शन है? 4। टीएसपीपी टेरिटोरियल, सब्जेक्ट मैटर, पर्सन, पेक्यूनरी। भाई समझो, तुम दिल्ली के, मैं दिल्ली का, लड़ाई दिल्ली में हुई, तुम गोवा के कोर्ट में काहे जा रहे हो? दिल्ली के कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है ना, गोवा के कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। दैट इज टेरिटोरियल। अरे भाई साहब जी, दैट इज व्हाट? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। दैट इज व्हाट? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। भाई हमारा, मेरे को तुमसे अलग होना है भाई, मेरे को तुमसे अलग होना है। फैमिली कोर्ट में जाऊंगी ना, स्मॉल कॉज कोर्ट में कहीं जा रही हूं? दिस इज व्हाट? सब्जेक्ट मैटर। समझो, पर्सन माइनर से जो डील कर रहा है वो अलग है। उसके बाद पेक्यूनरी, भाई 10,000 का मैटर स्मॉल कॉज कोर्ट में जाओ, क्यों भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जा रहे हो? उसके पास बेचारे के पास ऑलरेडी इतने मैटर हैं, तुम्हारा 10,000 का मैटर नहीं है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, स्मॉल कॉज के बाद चले जाओ, राइट? सो हमें जुरिस्डिक्शन देखनी पड़ती है, ऐसा नहीं है आंख बंद किया और किसी भी कोर्ट में चले गए, ऐसा नहीं होता बच्चे। बिकॉज जुडिशरी का जो एक सिस्टम है उसको सही ढंग से चलाना बहुत जरूरी है। दिल्ली के केस पुणे बैठे हैं, पुणे के केस कहां बैठे हैं, तो अब समझो, कोर्ट भी कंफ्यूज, पार्टीज भी कंफ्यूज, और डिसीजन हमेशा लेट ही होता रहेगा, राइट? तो अगर आपको दिखाया जाए, देखो सब्जेक्ट मैटर, इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल देखते हैं। अ स्मॉल कॉज कोर्ट कैन ट्राई सूट्स फॉर मनी, राइट? स्मॉल कॉज कोर्ट के पास हमेशा सूट पैसों का ही जाएगा, दिस इज व्हाट? सब्जेक्ट मैटर, है ना? अब फैमिली कोर्ट है, डिवोर्स हो रहा है, तो फैमिली कोर्ट के पास ही जाएगा, सब्जेक्ट मैटर। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, हर कोर्ट की एक लिमिट फिक्स है कि भाई केस कहां कर सकते हो, जहां या तो लड़े हो वहां, मतलब जहां कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ है या तो वहां, या तो जहां डिफेंडेंट रहता है या तो वहां। ओवर पर्सन, ओवर पर्सन का मतलब है कि भाई कौन सा इंसान के उसमें तुम्हारे जुरिस्डिक्शन है, कौन सा नेशनैलिटी है, राइट? ऑल पर्सन्स ऑफ वट एवर नेशनैलिटी आर सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट्स ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट अ फॉरेन स्टेट। एंड पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन मतलब हर कोर्ट की अलग अलग पावर्स है। क्या यहां तक क्लियर है? उसके बाद कहता है आगे, क्या यहां तक 4 दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो कह रहा है आगे भी 3 तरीके की और जो है जुरिस्डिक्शन आती हैं, बट 3 छोड़ो, हम 2 ही की बात करते हैं, ओरिजिनल और एपिलेट, राइट? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और एपिलेट जुरिस्डिक्शन। मुझसे कोई पूछे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन
भाई जब जिसके पास तुम रोते रोते सबसे पहले जाओगे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, और अगर वहां से रोना चुप नहीं हुआ, वहां से रोते रोते किसी और के पास जाओगे एपिलेट जुरिस्डिक्शन। अरे भाई जिसके पास तुम रोते रोते जा रहे हो, जिसके पास तुम रोते रोते सबसे पहले जा रहे हो, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, वो भी तुम्हें चुप नहीं करवा पाया, तुम रोते रोते आगे जिसके पास जाओगे दैट इज एपिलेट जुरिस्डिक्शन। मम्मी से ट्रिप की परमिशन मांगी, मम्मी ने मना कर दिया, सबसे पहले किसके पास गई थी? मम्मी के पास, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। मम्मी कह रही पापा से पूछ ले, पापा के पास गई। अच्छा पापा की पत्नी ने जो बोल दिया है, क्या पापा उसके बाहर जा सकते हैं क्या? ऑब्वियसली नॉट, है ना, उनको भी तो घर में रहना है, नहीं जा सकते। तो तुम्हें ऐसा लगता होगा कि घर पे पापा की चलती है, नो 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 नो, चलती मम्मी की ही है, राइट, वही है जिन्होंने घर को संभाल कर रखा है। तो समझो मेरी बात, पापा ने भी मना कर दिया, यहां पे पापा है एपिलेट जुरिस्डिक्शन। यहां पे पापा क्या है? एपिलेट जुरिस्डिक्शन। हिंदुस्तान में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दोबारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन तीनों के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है और एपिलेट जुरिस्डिक्शन भी है। दोबारा ओरिजिनल भी है, एपिलेट भी है। आई कैन डायरेक्टली गो टू हाई कोर्ट, आई कैन डायरेक्टली गो टू district court, that is their original jurisdiction, but I can also file appeal in district court or high court or supreme court, that is their appellate jurisdiction, that is what मेरे बच्चे, their appellate jurisdiction। समझ आ रहा है? कुछ दिमाग में जा रहा है? यहाँ पे 100 ग्राम की जो पीस है जा रहा है ऊपर कुछ। हेलो ओए जिंदा लाशो, साथ साथ याद करो, जो मैं बोल रही हूं उसको रिपीट करो। कोई तुम्हें पागल बोले बोलता रहो, बोलने दो, कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, हम लोगों की ठोकर जो भी होता है, ये नाचे जमाना जो भी है, आपको मेरे साथ याद करना है, समझ लिया? ओके, नाउ वी हैव टू रिमेंबर द वर्डिंग्स। एपिलेट जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन ओवर द सब्जेक्ट मैटर, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, राइट? वी हैव टू रिटेन ऑल दोज थिंग्स। आई होप टकाटक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, पक्का। आइए उसके बाद सेक्शन 9 ये बात बोलता है, सेक्शन 9 इज इंपॉर्टेंट। वो क्या बात बोलता है भाई? देख, जो सिविल कोर्ट है ना, सिविल कोर्ट समझो, कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred। अब मान लो वो क्या कह रहा है कि भाई एक सिविल कोर्ट है, उसके पास पूरा हक है कि वो सिविल सूट को ट्राई कर सकता है, वो सिविल सूट को एंटरटेन कर सकता है, अनटिल अनलेस उसकी जुरिस्डिक्शन बार्ड नहीं है। मतलब अगर कोई केस एनसीएलटी के पास जाएगा तो वो यहां पे वापस ही नहीं आ सकता। कोई केस इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल के पास जाएगा, राइट, वो केस सिविल कोर्ट के पास नहीं आ सकता। दैट इज, इनकी जुरिस्डिक्शन क्या है? बार्ड। इनकी जुरिस्डिक्शन क्या है? बार्ड। अदरवाइज सेक्शन 9 ये बोलता है कि अगर जुरिस्डिक्शन बार्ड नहीं है, अगर जुरिस्डिक्शन बार्ड नहीं है तो सिविल कोर्ट हर केस को, हर सिविल केस को ट्राई कर सकता है। क्या यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का। अब वो कहता है भाई साहब, प्लेस ऑफ स्यूइंग मतलब केस करोगे कहां? केस जो तुम कर रहे हो करोगे कहां? क्या हो गया? तो कह रहा देखो, सबसे पहले ऊपर से नीचे जाता है ना इंसान, सबसे पहले ऐसा थोड़ी सुप्रीम कोर्ट पे चले गए, फिर हाई पे आ गए, फिर डिस्ट्रिक्ट पे आ गए, फिर स्मॉल कोर्ट पे आ गए। लॉ मेकर क्या ऐसा तो नहीं है ना, सबसे पहले सबसे छोटे दर्जे के कोर्ट के पास जाएगा। दोबारा क्या लिखा है? एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कंपीटेंट टू ट्राई इट। इसका मतलब क्या है कि भाई समझो 10,000 का केस है, सुप्रीम कोर्ट के पास मत भाग, स्मॉल कोर्ट के पास जा। डाइवोर्स का केस है, नॉर्मल केस है, फैमिली कोर्ट के पास जा, ड्रामेबाजी मत कर ज्यादा। समझो वो क्या कह रहे हैं? एवरी सूट कोई भी हो, शेल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कंपीटेंट टू ट्राई इट। मेरे पीछे रिपीट करेंगे, हाँ जी, एवरी सूट, रिपीट करो, एवरी सूट शेल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कंपीटेंट टू ट्राई इट। दोबारा याद करेंगे मेरे पीछे सारे। एवरी सूट शेल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कंपीटेंट टू ट्राई इट। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का। उसके बाद चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं।
अलग क्या कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, राइट, तो कैसे होगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी मान लो 2 कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में आ रही है तो क्या होगा? एक ही कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आ रही है तो क्या होगा, राइट? और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो कैसे केसेस होंगे, ये सब बातें हैं। पहले हम बात करते हैं मेरे बच्चे मूवेबल प्रॉपर्टी की। पहले हम किसकी बात करते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी की। मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, रिद्धि और मेरे बीच का हमने एग्जाम्पल लिया था, राइट? आइए, टॉपिक कौन सा चल रहा है? प्लेस ऑफ स्यूइंग। आइए आइए मेरे बच्चे, टॉपिक कौन सा चल रहा है मेरे बच्चे? प्लेस ऑफ स्यूइंग। आओ आओ आओ, ये रहा प्लेस ऑफ स्यूइंग। प्लेस ऑफ स्यूइंग में हमने बोला कि अगर केस है इमूवेबल प्रॉपर्टी, सॉरी, केस है मूवेबल प्रॉपर्टी का या पर्सन का, राइट? मूवेबल प्रॉपर्टी का या पर्सन का, तो कहां जाएं? आइए, तो कहां जाएं? अब मैंने बोला रिद्धि और मेरी हो गई जी लड़ाई। अब समझो, रिद्धि जो है जी बनारस की है और हम जो आए हैं जी पुणे आए हैं, तब मैं पुणे की हूं, ठीक है? हम दोनों की लड़ाई हो गई जी दिल्ली में। हम दोनों की लड़ाई कहां हो गई? दिल्ली में। तो केस लॉ मेकर कह रहा है कहां फाइल होगा? कहां फाइल होगा? या तो जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां, या जहां डिफेंडेंट रहता है वहां। दोबारा से क्यों? ताकि डिफेंडेंट बहाने ना बनाए कि जी मैं तो आ ही नहीं सकता, जी मेरा पैर टूट गया, मेरी हड्डी टूट गई, मेरी जुबान टूट गई। समझो, इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और इन केस ऑफ पर्सन, अरे भाई साहब, कोर्ट केस कहां करोगे? रुक जाओ, ये क्या हो रहा है? केस कहां करोगे? या जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, जहां क्या हुआ मेरे बच्चे? कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, या जहां डिफेंडेंट रहता है, या वो जहां क्या करता है? काम। या जहां वो क्या करता है मेरे बच्चे? काम। आओ देखो एक बार, where a suit is for compensation for wrong done to the person or the movable property, if the wrong was done within the local limit of jurisdiction of one court and the defendant resides or carry on the business or personally works for gain within the local limit of the jurisdiction of another court, the suit may be instituted at the option of the plaintiff in the either of the courts. इसका मतलब क्या है? समझो, वो कह रहा है भाई जहां डिफेंडेंट रहता है, जहां कौन रहता है? डिफेंडेंट रहता है, वहां क्या होगा मेरे बच्चे? केस फाइल होगा। वहां क्या होगा? केस फाइल होगा। क्या यहां तक क्लियर है? एक बार पढ़ लीजिए मेरे बच्चे। हाँ जी, तो केस कहां पर होगा? सेक्शन 15 क्या बोलता है कि केस होगा भाई लोएस्ट ग्रेड ऑफ कंपीटेंट कोर्ट में। आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएंगे नहीं। आई होप यहां तक क्लियर हो। आगे बढ़े पूछ की। चलो अब सुनना, वो कहता भाई देख, अगर तेरा जो सूट है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, अभी सुनना, इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी काफी सारे केसेस हैं, बट अगर जो तेरा सूट है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, तो कहां केस करेगा? जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी आती है, जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी आती है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, आपको रिकवरी करनी है जी इमूवेबल प्रॉपर्टी की। क्या करनी है? रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपको रेंट लेना है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, समझ रहे हो? आपको राइट्स डिटरमाइन करने हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के, आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्टीशन करना है, आपको उसका रिडम्पशन करवाना है। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है कि आपने जब लोन लिया था तो अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी, अब लोन वापस कर दिया तो भाई साहब जी प्रॉपर्टी भी तो चाहिए ना हमें। यस और नो, दैट इज रिडम्पशन। इन सब केसेस में सूट कहां फाइल करोगे? मतलब प्लेंट कहां फाइल करोगे? एक ऐसे कोर्ट में इन हुज जुरिस्डिक्शन, मेरे पीछे पीछे बोलो गाइस, इन हुज जुरिस्डिक्शन प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। प्रॉपर्टी इज व्हाट मेरे बच्चे? सिचुएटेड। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक दिल्ली में प्रॉपर्टी है, समझो दिल्ली की प्रॉपर्टी है, ठीक है, पार्टीज है मुंबई की और दिल्ली की, तो केस कहां होगा?
प्रॉपर्टी कहां की है? दिल्ली में। कौन सी कोर्ट के अंदर आएगी? दिल्ली के। तो वही तो केस करोगे ना, सीधी सी बात भाई। देख, जहां की प्रॉपर्टी वही केस होगा, जहां की प्रॉपर्टी वही केस होगा मैम। लेकिन अगर प्रॉपर्टी ही दो कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में है तो क्या होगा? तो नालायक को दोनों में से किसी में भी केस कर दो। ओ ऐसा है? यस। देखो, प्रॉपर्टी आ रही है दिल्ली की जुरिस्डिक्शन में, राइट, दिल्ली कोर्ट की, वहां केस कर दो। प्रॉपर्टी दिल्ली और मुंबई दोनों की जुरिस्डिक्शन में आ रही है। वैसे ऐसा अगर आप ज्योग्राफिकली देखो तो पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी एग्जांपल ले लेते हैं दो चीजों की। समझो, मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी है, वो क्या कर रही है, वो लाजपत नगर और मान लो साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली जो भी है, इन दोनों के बीच में आ रही है, राइट, इन दोनों के बीच में आ रही है। तो कोई भी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में मेरे बच्चे आप जा सकते हो मैम। लेकिन एक बात बताओ, इफ जुरिस्डिक्शन इज अनसर्टेन, हमें पता ही नहीं है कि किसकी जुरिस्डिक्शन में आ रही है, तो भी मेरे बच्चे आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हो, प्रोवाइडेड वहां से आपको एक लेटर ऑफ अप्रूवल लेना पड़ेगा कि इस प्रॉपर्टी की जुरिस्डिक्शन जो थी वो अनसर्टेन थी, इसीलिए मैं इस प्रॉपर्टी के केस को क्या कर रहा हूं, डील। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में प्लेस ऑफ सुइंग। आइए एक बार अगर मैं आपको दिखा दूं तो शायद ये भी लिखा होगा, इफ अ सूट इज रिगार्डिंग wrong to immovable property, suit may be instituted in court in whose jurisdiction such immovable property is situated। और अगर टू और मोर कोर्ट्स आते हैं तो किसी भी कोर्ट में चले जाओ, और अगर जुरिस्डिक्शन अनसर्टेन है तो किसी भी कोर्ट में चले जाओ। देखो लिखा हुआ है आफ्टर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट, मतलब कोर्ट आपको एक स्टेटमेंट देगी, ब्रो इसकी प्रॉपर्टी, इस बेचारे का कोई नहीं था इसलिए मैंने इसको अपना लिया, समझो, इसका कोई नहीं था इसलिए मैंने इसको क्या किया, अपना लिया। इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला सिचुएशन क्लियर है। आगे चले, वो कह रहे इफ द सूट इज फॉर कंपनसेशन ऑफ रॉन्ग डन और मूवेबल प्रॉपर्टी। मेरे को कोई क्या होता है, मेरे को कोई फोन करके कहता है, हाँ जी शिवानी लोन चाहिए, एक लिंक भेजेंगे, क्लिक कर देना, एंड बीइंग अ प्रोफेशनल मैं क्या करती हूं, मैं क्लिक कर देती हूं, मैं ओटीपी भी दे देती हूं। क्या उस बंदे ने मेरे साथ गलत किया, हाँ या ना? क्या गलत किया? यस। तो केस कहां होगा, पुचकू, केस कहां होगा? उस जुरिस्डिक्शन में जहां या तो डिफेंडेंट रहता है या जहां वो काम करता है। दोबारा कहां होगा? जहां वो रहता है या जहां वो काम करता है। दोबारा कहां होगा? जहां वो रहता है या जहां वो काम करता है। इसके लिए पीपीसी का एक बार बेयर एक्ट पे चल के कुछ सवाल जो है आप लोगों को करवाए जाएं। पुचकू आ जाओ। चलो, आई होप आपको सीपी समझ आ रहा हो। बहुत इजी लैंग्वेज में करा रही हूं, बहुत इजी, रोना धोना मत बचाना, ठीक है? इससे इजी लैंग्वेज में, इससे इजी तरीके से सीपीसी तुम्हारा हो नहीं सकता। चलो, कोई जल्दी नहीं है, हम लोग को 2 पार्ट्स बनेंगे, हम 2 बनाएंगे, बट इट इज जस्ट कि होना चाहिए सही से। चलिए, सेक्शन 16 जब हमने बोला था सब्जेक्ट टू द पेक्यूनरी और लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ, अगर आपका केस है इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का, उसके पार्टीशन का, तो कहां होगा? ये हो गया सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, किसी भी कोर्ट में डाल लो, और जहां लोकल लिमिट अनसर्टेन है तब भी आप किसी भी कोर्ट में डाल लो, प्रोवाइडेड आपको क्या लेना पड़ेगा, स्टेटमेंट की हाँ भाई नहीं था। आइए, कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू अ पर्सन और मूवेबल, कहां करोगे केस, कहां पर भाई? हेलो भाई साहब, इधर कहा, इस उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जहां डिफेंडेंट रहता है या जहां तो वो काम करता है। देखो क्या लिखा हुआ है, ए रिजाइडिंग इन दिल्ली बीट्स बी इन कलकत्ता। भाई ए दिल्ली में रहता है, उसने कलकत्ता जाके बी को चांटे जड़े, तो केस कहां हो सकता है? या तो दिल्ली में क्योंकि डिफेंडेंट दिल्ली रहता है, यस और नो, या कॉज ऑफ एक्शन कहां अराइज हुआ है?
कॉज ऑफ एक्शन भी पीटा कहां गया है, कलकत्ता में। तो कह रहा है कलकत्ता और दिल्ली दोनों में से कहीं भी केस हो सकता है। जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ या तो वहां केस करोगे, या फिर जहां डिफेंडेंट रहता है या जहां वो अपना बिजनेस कैरी आउट करता है वहां केस करोगे। ठीक है, अब ये जो बच्चे इलस्ट्रेशंस है ना, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। आइए, ए रिजाइडिंग इन दिल्ली, ए रहता जो दिल्ली में है, पब्लिश इन कलकत्ता, क्या स्टेटमेंट जो कि डिफेमेटरी है, बी। तो बी चाहे तो ए को या तो दिल्ली में या तो कलकत्ता में पकड़कर पीटेगा। अब विक्की है, यू नो विक्की, विक्कू, अरे कैटरीना का हस्बैंड, कैटरीना वो अपनी याद है कैफ, उसका हस्बैंड जो है विक्कू, मैंने उसके खिलाफ, मैं दिल्ली में रहती हूं, विक्कू मुंबई में रहता है, मैंने उसके खिलाफ डिफेमेशन स्टेटमेंट छाप दी अहमदाबाद में। कहां छाप दी? अहमदाबाद में। तो मुझे बताओ केस कहां हो सकता है, या तो दिल्ली या तो अहमदाबाद, या तो दिल्ली या तो अहमदाबाद। क्या यहां तक हो गया? पक्का पक्का, कोई दिक्कत कोई परेशानी मैम। लेकिन समझो, आप हमारी एक बात समझो, व्हाट इफ मैम डिफेंडेंट एक से ज्यादा हो तो क्या होगा? चलो जी, आपने बोला इफ द केसेस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और जी रॉन्ग डन हुआ है तो आप केस करोगे या यहां तो जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उसकी जुरिस्डिक्शन में करोगे, या फिर जहां डिफेंडेंट रहता है वहां करोगे, या जहां डिफेंडेंट काम करता है, डिफेंडेंट रेजाइड और कैरी ऑन द बिजनेस, और कैरी ऑन द बिजनेस वहां करोगे। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल वहां करेंगे। कहता मैम लेकिन अगर डिफेंडेंट 6 है या 2 डिफेंडेंट है तो कहां करोगे? लेट अस टेक एन एग्जांपल, 6 डिफेंडेंट है, जो 2 एक से ज्यादा है तो कहां करोगे? मैंने कहा देखो, मान लो मेरे 6 डिफेंडेंट है, 1 2 3 4 5 6, और ये अलग अलग जगह रहते हैं। ठीक है, मैं इन सबसे अप्रूवल लेकर किसी एक जगह केस कर दूंगी, इन सबसे अप्रूवल लेकर किसी एक जगह केस कर दूंगी। मैम लेकिन ये सबके सब ढीठ है, कह रहे हैं इधर केस करो, इधर केस करो, हमारी सिटी में केस करो, हमारी जुरिस्डिक्शन में केस करो। तो मैं इनमें से किसी की भी जुरिस्डिक्शन में केस कर दूंगी विद द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट, विद द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। मैम इसका क्या मतलब है, आप क्या कह रहे हो? आप मेरी बात समझो, मान लो मेरे 3 डिफेंडेंट्स है। कितने डिफेंडेंट्स है? 3। ठीक है जी, एक तो है जी 1 2 3, ये जो जी है नोबिता, ये रहता है दिल्ली में। ठीक है, ये सुनियो है, ये रहता है हमारा चंडीगढ़ में, और ये जियान है, स्पेलिंग पे कोई नहीं बोलेगा, ये रहता है मुंबई में। ठीक है, ये डिफेंडेंट है। अब यूजुअली आप केस कहां करते हो? जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ या डिफेंडेंट रहता है, बट डिफेंडेंट ही 3 है तो क्या करें? तो मैंने कहा कि मैं इन तीनों से पूछ लूंगी कि मैं दिल्ली केस कर दूं या चंडीगढ़ कर दूं या मुंबई कर दूं। अगर हाँ बोलेंगे तो मैं उनमें से एक जगह केस कर दूंगी, बाकी 2 डिफेंडेंट उस जगह आ जाएंगे। लेकिन अगर तीनों ही नहीं माने, तीनों एक नंबर के ढीठ, तो मैं कोर्ट के पास जाऊंगी। मान लो मैं मुंबई कोर्ट के पास जाऊंगी, कोर्ट को बोलूंगी ऐसे 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 ऐसे, कोर्ट बोलेगा कोई नहीं, मैं तेरे को परमिशन देता हूं, तू मुंबई में केस कर ले, ये दोनों को मैं सम्मान इशू करूंगा, इनको आना ही पड़ेगा। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी। अगर मेरे बच्चे आपको एक बार मैं पढ़वाना चाहूं, ये देखो क्या लिखा है, वेयर देयर आर मोर देन 1 डिफेंडेंट देन द सूट में बी इंस्टीट्यूटेड। देखो, सूट में भी फाइल्ड नहीं लिखा, क्योंकि फाइल हमेशा प्लेंट की जाती है। हो जिंदा लाल शो, कंप्लेंट नहीं प्लेंट, फाइल हमेशा क्या की जाती है? प्लेंट। और अगर प्लेंट एक्सेप्ट होती है तो सूट इंस्टीट्यूट होता है। तो सूट फाइल मत लिखाना, सूट इंस्टीट्यूट, राइट? द सूट में बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट इन हुज जुरिस्डिक्शन रॉन्ग वाज डन, ये तो हम जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, और हुज जुरिस्डिक्शन रॉन्ग वाज डन और हुज जुरिस्डिक्शन एट एनी सच डिफेंडेंट रिजाइड आफ्टर टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम द कोर्ट और फ्रॉम द अदर डिफेंडेंट हु डू नॉट रिजाइड। क्या यहां तक हम कर चुके हैं? यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले में 3 केस थे, जहां जुरिस्डिक्शन है वहां जुरिस्डिक्शन 2 में आ रही है, किसी भी एक कोर्ट में जुरिस्डिक्शन पता नहीं, किसी में भी चले जाओ। मूवेबल के केस में क्या था? या तो जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ या जहां डिफेंडेंट रहता है। डिफेंडेंट एक से ज्यादा है तो मेरे बच्चे उस किसी भी एक डिफेंडेंट जहां रहता है वहां चले जाओ, बाकी सबकी अप्रूवल ले लो, बाकी सब ने अप्रूवल नहीं दी तो कोर्ट की अप्रूवल ले लो। सो सिंपल, सो इजी। सो तो नहीं रहे तुम? ओए हेलो, फटाफट, ये लेजी
और लेजी लैड इधर देखो, राइट। उसके बाद मैम, इफ द डिफेंडेंट इज बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि भाई बॉडी कॉर्पोरेट तो कहीं नहीं रहती ना, उसमें क्या होगा, मान लो इंडिया की नंबर 1 कंपनी गोलमो, इंडिया की नंबर 1 कंपनी गोलमो, लेकिन गोलमो पर तो पुचकू कोई केस हो ही नहीं सकता। हाँ या ना, गोलमो पर तो कोई केस हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया की नंबर 1 कंपनी, नहीं लेंगे रिलायंस, ठीक है। अब मेरे को मेरे बच्चे समझो, मैं प्लेंटिफ हूं, रिलायंस डिपेंडेंट है, यस और नो। मेरे को जो है वो किस पे केस करना है, रिलायंस पे। किस पे केस करना है राजे, रिलायंस पे, मतलब मेरे को प्लेंट फाइल करनी है अगेंस्ट रिलायंस, राइट। अब समझो मेरी बात, अब समझो, रिलायंस पे केस करना है, डन। तो कह रहा भाई देखो, या तो करोगे जहां रिलायंस का रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहां रिलायंस का क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस। मान लो रिलायंस का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, तो मुंबई की कोर्ट में जाओगे, जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर रिलायंस का रजिस्टर्ड ऑफिस आता है वहां जाओगे। या फिर वहां जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जहां क्या हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। लेकिन क्या फ्लिप किया ना मैंने, लेकिन समझो वहां कंपनी का ब्रांच ऑफिस होना चाहिए, वहां कंपनी का क्या होना चाहिए, ब्रांच ऑफिस। मतलब मैम आप ये कह रहे हो, इन केस ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ कंपनी आप केस करोगे जहां जहां तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, या तो वहां कर दो, जहां उसका क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस, या तो वहां कर दो, या फिर जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां कर दो, प्रोवाइडेड वहां क्या होना चाहिए, कंपनी का ब्रांच ऑफिस। क्या होना चाहिए मेरे बच्चे, ब्रांच ऑफिस। अगर मैं आपको इसको एक बार पढ़वाऊं तो देखो क्या लिखा हुआ है, if the defendant is a body corporate or a company, then the suit may be instituted in the court in whose jurisdiction principal office yani registered office of the company is situated, or in whose jurisdiction cause of action arises, provided वहां क्या होना चाहिए, ब्रांच ऑफिस। क्या होना चाहिए, ब्रांच ऑफिस। वो कह रहा है कि अगर पार्टीज पहले भी जाएं तो पार्टीज पहले भी डिसाइड कर सकती हैं कि अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ वो कौन सी कोर्ट में जाएगा, प्रोवाइडेड कोर्ट के पास क्या होनी चाहिए, कंपीटेंट जुरिस्डिक्शन। क्या होनी चाहिए मेरे बच्चे, कंपीटेंट जुरिस्डिक्शन। देखो क्या लिखा हुआ है, पार्टीज कैन अग्री एंड डिसाइड टू वेस्ट जुरिस्डिक्शन इन एनी कोर्ट प्रोवाइडेड वो क्या होना चाहिए, कंपीटेंट। वो क्या होना चाहिए, कंपीटेंट। क्या प्लेस ऑफ स्यूइंग क्लियर है मेरे हर बच्चे को, बता दो पुचकी, क्या प्लेस ऑफ स्यूइंग क्लियर है, पक्का पक्का, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट जिसे हम बोलते हैं रेस जुडिकाटा एंड सब जुडाइस। रेस जुडिकाटा एंड रेस सब जुडाइस। आइए एक बार इनको अच्छे से पढ़ते हैं और फिर हम आगे चलेंगे, राइट। सब जस्टिस नहीं है, सब जुडाइस है। आइए, सेक्शन 8 रेस सब जुडाइस, सेक्शन 9 रेस जुडिकाटा। सेक्शन 9 क्या है मेरे बच्चे, रेस जुडिकाटा। आओ एक बार बेयर एक्ट। मामा बेयर एक्ट और मॉड्यूल से क्यों पढ़ाते हो, इसीलिए मेरे बच्चे ताकि हमारा चल तो कुछ भी रहा है बट आपको एक बार पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम लोग को करना क्या है। क्लियर है, 10 and 11 है, 10 is res sub judice and 11 is res judicata। आओ आ जाइए, रेस सब जुडाइस। रेस सब जुडाइस मतलब होता है सूट पर स्टे लग जाना, सूट पर स्टे लग जाना। रेस सब जुडाइस, सूट पर क्या लग जाना, स्टे। भाई तुम्हें भी पता है कि कोर्ट्स इतने वेले तो है नहीं, बात मानते हो या नहीं मानते हो, कोर्ट्स इतने वेले तो है नहीं। एक मैटर पे एक पार्टी ने ऑलरेडी केस करा हुआ है, उसी सेम मैटर पे सेम पार्टीज दोबारा केस नहीं कर सकती। मैम सेम मैटर पे दोबारा केस कैसे, ये क्या बोल रहे हो आप, समझो समझो। मान लो मिंटू पिंटू दो भाई हैं, बिंटू पिंटू, बिंटू पिंटू, ठीक है। पिंटू ने बिंटू पर केस किया कि बिंटू ने मुझे चांटा मारा है, पहला केस ये। दूसरा केस बिंटू ने पिंटू पर कर दिया कि पिंटू ने मुझे चांटा मारा है। मुझे बताओ क्या पार्टी सेम है या नहीं, यस। क्या मैटर सेम है या नहीं, यस। क्या पहला केस पेंडिंग है या नहीं, यस। तो कोर्ट कहता भाई तुम सेम पार्टी सेम मैटर, पहला केस जब ऑलरेडी पेंडिंग है तो मैं पागल थोड़ी ना हूं जो तो मैं दूसरा भी केस ले लूंगा।
मेक सेंस ब्रो, मेक सेंस। मेरे पास ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाए, तो क्या मैं ये देखूं किसने किसको चांटा मारा? इतना वेला थोड़ी ना हूं मैं। तो इसीलिए जो दूसरा केस आया है उस पर क्या लग जाएगा? स्टे। उस पर क्या लग जाएगा? स्टे। क्योंकि पहला जो केस चल रहा है उसमें भी मैटर सेम है, पार्टी सेम है। मैम अगर पार्टी अलग होती तो नालायक हो तो दूसरा ही सूट होता, मैटर अलग होता तो भी दूसरा ही सूट होता, तो मर्ज हम कर ही नहीं सकते थे। मर्ज हम कर ही कर सकते हैं मेरे बच्चे जब सेम पार्टी सेम सूट, पहला सूट पेंडिंग। बोलो 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 बोलो। सेम पार्टी सेम सूट, पहला सूट पेंडिंग। बोलो 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 बोलो। सेम पार्टी सेम सूट, पहला सूट पेंडिंग। सेम पार्टी सेम सूट, पहला सूट पेंडिंग। सेम पार्टी सेम सूट, याद रखो पार्टी सेम है, मैटर सेम है, पहला सूट जो है वो पेंडिंग है, तो दूसरे सूट पर क्या लग जाएगा? रुक दो रोक दो भाई। तुम्हारी एक जने से बातचीत चल रही है, खैर आजकल तो शायद ऐसा नहीं होता होगा, तो दूसरे से स्टे तो लगाओगे। मैम आप ये कौन से जमाने की बात कर रहे हो? आपके जमाने में होता होगा ऐसा, आजकल किसी पे स्टे नहीं लगता, चौथे पांचवे छठे किसी पे स्टे नहीं लगता मैम, ऐसा नहीं होता आजकल। आपकी किसी से बात चल रही है तो क्या हुआ, 6 जनों से और चलाओ। सो सी मैम आप थोड़ा सा ओल्ड एग्जाम्पल दे रहे हो, बट समझो पहले जनरेशन में क्या होता था कि अगर किसी एक जने से बात चल रही है या एक जनी से बात चल रही है तो बाकी लोगों को होल्ड पर रख दिया जाएगा। यहां तो फिर भी पार्टी अलग है, बट रेस्ट ऑफ जुडाइस में पार्टी क्या होती है मेरे बच्चे? सेम। पार्टी क्या होती है? सेम। देखो क्या लिखा हुआ है, इट मींस सेम मैटर, सेम केस, और वो क्या है? पेंडिंग है किसी दूसरे कोर्ट में या उसी कोर्ट में। वो कह रहा है नो कोर्ट शेल प्रोसीड विद द ट्रायल। ट्रायल मतलब जो वो कोर्स होता है, जो प्रोसीडिंग्स चलती है, राइट? ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू। देखो ये वर्डिंग्स देखना मेरे बच्चे, ये वर्डिंग्स, इन विच द मैटर इन इशू इज ऑल्सो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू इन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। ये अगर आपने लैंग्वेज देख सकते हो ना, ये इतनी बेहतरीन लैंग्वेज है, रेस जुडिकाटा, रेस सब्जुडाइस आ जाए, और अगर तुम ये लैंग्वेज लिखाओ तो भगवान श्री कृष्ण भी आपका नंबर नहीं काट सकते भाई, आपका नंबर नहीं काट सकते। हम लोग जीआई चिल में वो क्या भी इकट्ठी करते ही नहीं है, फिर हम रोते हैं। क्यों रोते हैं? कि भाई हमारा जो है वो नंबर नहीं आते। देखो क्या लिखा हूं, कितनी प्यारी लैंग्वेज है। नो कोर्ट शेल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू, जो उसमें मैटर ऑफ इशू है, इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड केस। कि वही मैटर है इशू में जो पहले सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। एक बार दोबारा, एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इज डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू इन द प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड केस। एक बार दोबारा, एनी सूट इन विच, एनी सूट, मेरे पीछे पीछे रिपीट करो मेरे बच्चे, एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू, दोबारा, एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू, any suit in which the matter in issue is directly and substantially in issue in the previous instituted suit। मतलब जो पहले में मैटर था अब भी substantially, मतलब मोटा मोटा मैटर वही है। The main objective क्या है? To कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड करना। एक कोर्ट ने सेम मैटर पे कोई और डिसीजन दी है, दूसरे कोर्ट ने सेम मैटर पे कोई और डिसीजन दी है, तो हम किसकी माने, राइट? वो कह रहा है द प्रीवियस क्या होना चाहिए? पेंडिंग। क्या होना चाहिए मेरे बच्चे? पेंडिंग। अब मुझे एक बात बताओ, जो प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड सूट था वही पेंडिंग नहीं था, या वही सही जुरिस्डिक्शन में पेंडिंग नहीं था, तो मेरे बच्चे क्या दोबारा सूट नया इंस्टीट्यूट होगा, उस पर स्टे नहीं लगेगा। समझो, जो पहला पेंडिंग है वो कंपीटेंट कोर्ट में पेंडिंग होना चाहिए, वो कोर्ट ऑफ कंपीटेंट जुरिस्डिक्शन में पेंडिंग होना चाहिए। देयर मस्ट बी 2 सूट्स, right? The matter in issue, देखो, in the previous suit shall be similar to the matter in issue in the later suit. The suit must be between same parties and the earlier suit shall be pending in the court। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का। दिस इज व्हाट, इसमें एक केस हुआ था विंग्स फार्मास्यूटिकल्स वर्सेस स्पैन फार्मास्यूटिकल्स। एक बार दोबारा, विंग्स फार्मास्यूटिकल वर्सेस स्पैन फार्मास्यूटिकल, दोबारा, विंग्स फार्मास्यूटिकल्स वर्सेस स्पैन फार्मास्यूटिकल्स। याद करो, अगर आ गया पेपर में रेस सब्जुडाइज तो केस लॉ लिख कर आना, बिना केस लॉ मत लिखाना, चांटे पड़ेंगे। चलो, विंग्स फार्मास्यूटिकल वर्सेस स्पैन स्पैम नहीं है, स्पैम नहीं है, स्वैन है, स्वैन। आई गेस हंस होता है ना,
आइए, विंस फार्मास्यूटिकल वर्सेस स्वैन फार्मास्यूटिकल्स। इसमें क्या हुआ था बेसिकली, सेम यही केस था कि एक कंपनी ने पहले दूसरे कंपनी पे केस किया कि आपने मेरा ट्रेडमार्क चुरा लिया, आपने मेरा लोगो चुरा लिया, आपने मेरा नाम चुरा लिया, और फिर दूसरी कंपनी ने पहले कंपनी पे केस कर दिया कि आपने चुराया मेरा नाम, आपने ये किया है। जैसे आजकल हम करते हैं ना कि तू गलत, तू गलत, तू गलत, तू गलत, लाइक दिस। तो कह रहा है ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। सूट वॉज फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ कंपनी स्टेटिंग दैट देयर इज इन्फ्रिंजमेंट बाय द डिफेंडेंट, कि उन्होंने उनका ट्रेडमार्क यूज किया, और उसके बाद डिफेंडेंट ने भी सेम आरोप किस पे लगा दिया, प्लेंटिफ पे, कि आपने मेरा क्या किया है, ट्रेडमार्क यूज किया। तो कोर्ट कहती होल्ड ऑन गाइज, शट अप, शट अप, होल्ड ऑन। दूसरे सूट पे क्या लग जाएगा, स्टे। क्या लग जाएगा, स्टे। केस बोलो, विंग्स फार्मास्यूटिकल वर्सेस स्वैन फार्मास्यूटिकल। क्लियर है? लेकिन 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 ये इंडियन कोर्ट में ही होगा। अगर कोई केस है वो फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है तो उस पे सूट पे स्टे नहीं लगेगा। समझो, सेम पार्टी सेम मैटर, दो इंडियन कोर्ट में पेंडिंग है तो सूट स्टे लगेगा। लेकिन सेम पार्टी सेम मैटर, इंडियन कोर्ट में चल रहा है, फॉरेन कोर्ट में चल रहा है, तो दोनों में से किसी पे भी मेरे बच्चे स्टे नहीं लगेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एज रेस सब जुडाइस। इसे हम क्या बोलते हैं, रेस सब जुडाइस। अगला क्या है, रेस जुडिकाटा। जुडिकाटा, जुडिकाटा मतलब क्या बोलता है, एक बार अगर मैंने डिसीजन सुना दिया तो कोर्ट अपने आप की भाई नहीं सुनता, इसका एक एक्सेप्शन हो जाती है रिव्यू, राइट। बट हम जुडिकाटा में क्या बोलते हैं कि अगर एक बार कोर्ट ने अपना डिसीजन सुना दिया तो कोर्ट किसी की सुनेगा नहीं, कोर्ट किसी की सुनेगा नहीं। मतलब देखो, सब जुडाइस कब लगता है, जब केस पेंडिंग है, दूसरे केस पे स्टे लग गया। यही तो पढ़ते हैं ना, एक सूट जो है वो पेंडिंग है तो दूसरे पे क्या लग जाएगा, स्टे। जुडिकाटा क्या होता है कि भाई सेम सूट डिसाइड हो चुका है, सेम सूट डिसाइड हो चुका है, अब तुम दोबारा उठ के आ रहे हो, वही पार्टी है, वही मैटर है, तो जजमेंट भी वही वाली रहेगी। तुम हमसे एक्सपेक्ट मत करना कि हम तुम्हारे केस को दोबारा से शुरू करेंगे। भाई जब एक बार डिसाइड हो चुका है तो दोबारा शुरू करना तो बेवकूफी है। दोबारा शुरू करना क्या है, बेवकूफी। क्या कोर्ट बेवकूफ है क्या? ऑब्वियसली नहीं। क्या तुम नॉनसेंस हो क्या? अरे मैम देखो क्या लिखा हुआ है, ये याद रखना। सेक्शन 10 रेस सब जुडाइस 11 रेस जुडिकाटा। सेक्शन 10 रेस सब जुडाइस 11 रेस जुडिकाटा। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, नो कोर्ट शेल ट्राई, राइट, ट्राई any suit in which matter in issue, देखो कितना कितना सही है, matter in issue in former suit between same parties under same title with same matter in court competent to try such subsequent suit in which such issue has been subsequently raised finally decided by the court। मतलब अगर एक मैटर सेम पार्टीज के बीच में हुआ था, एक कोर्ट उसे डिसाइड कर चुकी है, तो दूसरी कोर्ट या सेम वही कोर्ट उस पे वापस से अपनी जजमेंट नहीं देगी, उसे ट्राई नहीं करेगी। इट सेज दैट once the rest is judicata then it shall not be adjudicated again। भाई एक गलती की दो बार थोड़ी सजा मिलेगी। हेलो ओए पुचकी इधर देखो, एक गलती की दो बार थोड़ी सजा मिलेगी। ये किस डॉक्ट्राइन पे बेस्ड है, no one shall be twice vexed for the same cause। एक बार दोबारा, no one shall be twice vexed for the same cause। एक बार दोबारा, no one shall be twice vexed for the same cause। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का। एक बार मैं आपको मॉड्यूल पे लेके चलती हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखो यहां पे भी लिखा हुआ, नो कोर्ट शेल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इज ऑल्सो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू इन अ प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड सूट बिटवीन द सेम पार्टीज, बिटवीन द सेम पार्टीज। और वो जो सूट है वो आज भी क्या है, पेंडिंग। वो क्या है, पेंडिंग। लेकिन अगर एक इंडियन और एक फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जुडिकाटा क्या बोल रहा है, नो कोर्ट शेल ट्राई any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue have been directly and substantially in issue in a formal suit between the same parties। and वो मैटर क्या हो चुका है, डिसाइड। वो मैटर क्या हो चुका है, डिसाइड। तो वो दोबारा उखाड़ा नहीं जाएगा, वो दुखाड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अगर हमें लगता है
वो कोर्ट कंपिटेंट नहीं थी, समझो समझो, उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं थी, वो कोर्ट कंपिटेंट नहीं थी, तो क्या तब दोबारा से ट्रायल हो सकता है? यस मेरे बच्चे, तब दोबारा से ट्रायल हो सकता है अगर एक बार डिक्री आ गई। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, डिक्री क्या है, आइए आइए आइए, डिक्री क्या है? कंक्लूसिव, जो हमारे राइट्स एंड लायबिलिटीज को क्या कर देती है? फर्म। क्या कर देती है मेरे बच्चे? फर्म। चले आगे, आगे चले, पक्का पक्का, आइए आइए आइए, एक बार हम अपने ICSI के मॉड्यूल पे चलते हैं मेरे बच्चे। दिस इज एकेडमिक पोर्टल एंड न्यू सिलेबस 2022, स्टडी मैट पे चलते हैं हम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड GIGL, राइट। आइए देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, सब जुडाइस और सब जुडिकाटा, राइट, सब जुडाइस और सब जुडिकाटा। आइए, सो दिस इज द कंडीशंस फॉर सब जुडिकाटा। वो क्या कह रहे हैं, द मैटर मस्ट बी डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू, मैटर सेम होना चाहिए, प्रायर जो सूट है, समझो जो प्रायर सूट है वो सेम पार्टी के बीच में होना चाहिए, सेम टाइटल होना चाहिए पार्टीज का, कोर्ट ने एक में जजमेंट दे दी, सिंपल सी बात है। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का, आगे चले। जुरिस्डिक्शन वाला हमारा हो चुका है, प्लेस ऑफ स्यूइंग हो चुका है बच्चे हमारा। आइए सुनना, अब आते हैं सेट ऑफ काउंटर क्लेम एंड इक्विटेबल सेट ऑफ काउंटर क्लेम एंड इक्विटेबल सेट ऑफ। समझो ये तीन चीजें होती क्या है? सेट ऑफ का क्या मतलब है कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, हुआ क्या सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। अब हम एक बार समझते हैं यहां पे हमारा सेट ऑफ और काउंटर क्लेम कहां है। सुनना, सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? मान लो ये हमारी कोकिला बहन है, राइट, ये हमारी कोकिला बहन है, रसोड़े में कौन था, इनका थोड़ा सा मोटा पेट है, और ये बेचारी हमारी राशि, पतली सी हमारी राशि है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कोकिला बहन ने राशि पे केस किया कि राशि ने मुझसे 10,000 रुपए लिए हुए थे और राशि ने ये पैसे रीपे नहीं किए, और राशि ने ये पैसे रीपे नहीं किए। जब कोर्ट में ये बात बोल गई तो राशि ने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में बोला, कोकिला बहन रसोड़े में तो नहीं पता, लेकिन आपने भी तो मुझसे 8,000 रुपए लिए हुए थे, आपने भी तो मुझसे 8,000 रुपए लिए हुए थे। तो अब कोर्ट बोलती है कि कोकिला तूने राशि से 8,000 रुपए 10,000 रुपए राशि को दिए हुए हैं, 8,000 रुपए तूने राशि से लिए हुए हैं। अब अगर नेट देखा जाए तो तेरे को राशि को 2,000 रुपए ही तो देने हैं, यस और नो? राशि ने तेरे को कितने पैसे देने हैं? 2,000। ये 2,000 पे हम कैसे पहुंचे? सेट ऑफ करके। क्या करके मेरे बच्चे? सेट ऑफ करके। याद रखना, सेट ऑफ हमेशा कौन से केस में होता है? जहां मनी इन्वॉल्व हो, और मनी वो क्या हो? सर्टेन। और मनी वो क्या हो मेरे बच्चे? सर्टेन। मतलब क्या है कि मैंने आपसे, एग्जाम्पल लो, मैंने आपसे 20,000 रुपए लेने हैं और आपको 10,000 देने हैं, तो सेट ऑफ करने के बाद आप कितने के लिए लायबल हो? 10,000 ही तो दोगे ना आप मुझे, क्योंकि 10,000 तो मैंने भी आपको देनी है, यस और नो? सो दिस इज व्हाट? सेट ऑफ। दिस इज व्हाट? सेट ऑफ। एंड याद रखना, सेट ऑफ हमेशा 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 होगा मॉनेटरी केसेस में, और उन मॉनेटरी केसेस में जिसमें पैसे की वैल्यू क्या है? सर्टेन। जिसमें पैसे की वैल्यू क्या है? सर्टेन। और जब फर्स्ट हियरिंग होगी ना, आपको तभी बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 4 हियरिंग्स के बाद आपको याद आया, ओ आपने भी तो मेरे से 4,000 ले रखे थे ना, ओके अब सेट ऑफ करो। कोर्ट कहता नहीं, तमाशा नहीं चल रहा कोई, तू अपनी रिटन स्टेटमेंट में ये बात बता, फर्स्ट हियरिंग में बता या उससे पहले बता, उसके बाद तू ये बात नहीं बता सकती है। देखो एक बार क्या लिखा है, एक बार देखो, ऑर्डर 8 रूल 6, वेयर इन अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। अगर आप ध्यान से देखो तो सूट कौन सा है मेरे बच्चे? रिकवरी ऑफ मनी का। कौन सा सूट है? रिकवरी ऑफ मनी। क्या लिखा हुआ है? वेयर इन अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी द डिफेंडेंट क्लेम्स सेट ऑफ अगेंस्ट द प्लेंटिफ्स डिमांड any certain sum of money which is legally recoverable। ऐसा नहीं है कि भाई उसका लिमिटेशन पीरियड चला गया है, लीगली रिकवर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, सब कुछ सही है। अगर उसने आपसे 10,000 लेने हैं तो आपने भी उससे 5,000 लेने हैं।
पैसे का मैटर है, पैसा तय है, सम लीगली रिकवरेबल है, तो आपको बताना पड़ेगा एट द फर्स्ट हियरिंग और उससे पहले अपनी रिटन स्टेटमेंट में, बट नॉट परमिटेड, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स अनलेस परमिटेड। वो एक अलग बात है। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का, आई होप सेट ऑफ क्लियर है। एंड व्हाट इज काउंटर क्लेम? काउंटर क्लेम का मतलब क्या होता है समझो। काउंटर क्लेम कहता है कि कर तो आप वही, देखो आपके पास सेट ऑफ का भी राइट है, बट सेट ऑफ किस में होते हैं? सिर्फ मॉनेटरी पर्पसेस में। लेकिन काउंटर क्लेम में क्या होता है? प्रॉपर्टी है, कोई रिलीफ है, उन सब का मैटर आ जाता है, उन सब का मैटर आ जाता है। मान लो मैंने आपको बोला आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, आपने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, अब मेरे को 50,000 रुपए दो, बट आपने बोला इसकी वजह से मुझे भी 5,000 रुपए का लॉस हुआ है, इसकी वजह से मुझे भी 5,000 रुपए का लॉस हुआ है, तो 5,000 आप मुझे भी दो। मतलब आप समझो हमारा जो हमारा सूट है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, लेकिन आपने मुझ पे केस किया, मैंने भी आप पर केस कर दिया। बहुत छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, बहुत छोटा सा, ठीक है। मान लो मैंने आपको अपना फोन दिया और आपने मेरा फोन खराब कर दिया, मैंने कहा लाओ 50,000, मैंने कहा लाओ 50,000, मैंने आप पे केस कर दिया कि 50,000 इसने मुझे नहीं दिए, इसने मेरा फोन खराब कर दिया। आप आए, आपने बोला आपको याद है 2 महीने पहले आपने मेरा आईपैड तोड़ा था, 2 महीने पहले आपने मेरा आईपैड तोड़ा था, वो 35,000 का था, तो अब मैं आपको 15 ही दूंगी, अब मैं आपको 15 ही दूंगी। आप समझो दिस इज व्हाट काउंटर क्लेम, कि हमारा जो क्लेम है वो सेम मैटर से रिलेटेड नहीं है। याद करो सेट ऑफ वाले में मैटर सेम था, मैटर पैसे का ही था और पैसा एडजस्ट हो रहा था, पैसा लीगली रिकवरेबल था, पैसा सर्टेन था। बहुत सारे बच्चे सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में ना कंफ्यूज रहते हैं। काउंटर क्लेम में देखो मैंने क्या बोला, आपने मेरा फोन तोड़ा, पैसे लाओ। आपने बोला आपने भी तो मेरा आईपैड तोड़ा था, यस और नो, आपने भी तो मेरा आईपैड तोड़ा था, आप भी पैसे लाओ। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझो इस बात को तो मैटर अलग है, मैटर क्या है? अलग। लेकिन जब आपने सामने से ये बोला तो ये क्या बोला जाता है? इसे काउंटर क्लेम। क्या बोला जाता है? काउंटर क्लेम। ध्यान से देखो, सूट दोनों अलग अलग हैं, सूट दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक ही प्रोसीडिंग्स में तय होंगे। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूं? सूट दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक ही प्रोसीडिंग्स में क्या होंगे मेरे बच्चे? तय। एक ही प्रोसीडिंग्स में क्या होंगे? तय। इसे बोला जाता है काउंटर क्लेम। इसे क्या बोला जाता है पुचकी? काउंटर क्लेम। क्या यहां तक क्लियर है? उसके बाद आता है इक्विटेबल सेट ऑफ। अब इक्विटेबल सेट ऑफ क्या होता है समझो मेरे बच्चे। इक्विटेबल सेट ऑफ इज लाइक जहां चीजें सर्टेन नहीं है, क्योंकि हमने सेट ऑफ में पढ़ा था कि मनी क्या होनी चाहिए? सर्टेन। इक्विटेबल सेट ऑफ इट इज नॉट एज इट इज डिफाइंड इन लॉ, बट इट इज लाइक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से जो चीज गवर्न करती है। अब एग्जाम्पल लेती हूं, मेरा बर्थडे है और मुझे लगा क्यों ना गरीब लोगों को, हेलो हेलो इधर इधर देख लो, पढ़ा रही हूं मैं, ये लिटते लिटते कुरकुरे बाद में खा लेना। ओए हेलो, जिंदा लाशो, कसम से कह रही हूँ, आंखें इनकी ऐसे हो रही हैं एकदम। इधर देखो गाइस मेरी तरफ, फटाफट से सारे बच्चे मेरी तरफ देखेंगे। टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक क्या चल रहा है? क्या टॉपिक चल रहा है? इक्विटेबल सेट ऑफ। क्या चल रहा है मेरे बच्चे? इक्विटेबल सेट ऑफ। मान लेते हैं मैंने ना 100 पिज्जा मंगाई, ठीक है, और मैंने एडवांस पेमेंट कर दी 1,000 रुपए की। मैंने एडवांस पेमेंट कितने की कर दी? 1,000 रुपए की, ठीक है। और मेरे को जब ये 100 पिज्जा डिलीवर हुए, उसमें से जो 20 पिज्जा थे वो जले हुए थे। मैम कह रहे हम जले हुए भी खा लेंगे मैम, हमें आप दे दो, हम जले हुए भी खा लेंगे क्योंकि हम इतने भुक्खड़ है। तो समझो 20 पिज्जा मेरे पुच्छ के क्या थे? जले हुए। तो मेरे को डोमिनोज वालों ने बोला मैडम बाकी पेमेंट। मैंने कहा बाकी पेमेंट, मैंने कहा कितनी रहती है? कहते 8,000। मैंने कहा देख बाकी पेमेंट मैं तेरे को दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो 20 पिज्जा थे ना ये थोड़े जले हुए थे, मतलब मैंने आधे खाए आधे फेंके क्योंकि जले हुए थे। तो मुझे नहीं पता वैसे अगर एग्जैक्ट कॉस्ट इन 20 पिज्जा की कितनी है, लेकिन फिर भी मैं ना 1,000 रुपए काट रही हूं। मैं कितने रुपए काट रही हूं? 1,000 रुपए काट रही हूं, और तेरे को मैं 7,000 रुपए दूंगी।
तेरे को मैं क्या दूंगी, 7,000 रुपए। तो यहां पे देखो क्या हुआ, पैसा तो सेट ऑफ हुआ लेकिन सम सर्टेन नहीं था। मुझे नहीं पता था कि आधे जले हुए पिज्जा की कॉस्ट कितनी है। मैंने मोटा मोटा हिसाब लगा लिया। मैंने मोटा मोटा क्या लगा लिया, हिसाब। सो दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस कि भाई अगर आपने किसी को नुकसान करवाया है और उसको आपने वो चीज बेची थी तो वो उसके पैसे काट के तो तुम्हें वापस करेगा। अब हुआ क्या, थोड़े दिन पहले मी एंड माई फ्रेंड्स वेंट टू हल्दीराम। तो हमने एक पाव भाजी ली और एक डोसा लिया। मैम मुंह में पानी आ रहा है मैम, नालायक, अब जो आगे होगा उसको सुन के नहीं आएगा, सुनना। तो हमने क्या किया, तो दोनों का बिल आया था अप्रोक्सीमेटली 400-450 रुपए, ठीक है। तो पाव भाजी खा ली, चट कर दी हमने पाव भाजी। फिर जब डोसा खाने की बार आई तो डोसा भी हमने खा लिया, मतलब ऑलमोस्ट खा लिया, सांबर वांबर खा लिया, चटनी वटनी खा ली, ठीक है। अब जो आधा जो बचा हुआ डोसा था जिसमें आलू होते हैं, तो आलू में हमें कीड़ा मिला, चलता हुआ गाइस, चलता हुआ कीड़ा मिला हमें आलू में। हम हल्दीराम वालों के पास गए, वैसे शायद डोसा आता है 250 रुपए समथिंग का हल्दीराम्स का, ठीक है। तो हम उनके पास गए तो उन्होंने बोला मैम आप ऐसा करो, आप ना आप हमसे 100 रुपए 150 रुपए वापस ले लो। आप हमसे 150 रुपए क्या ले लो वापस। अब देखो पूरे डोसा की कीमत तो 250 थी, बट हमने ये एस्टिमेशन लगा दिया कि आधा खाली है आधा डोसा पड़ा है तो 150 रुपए इनको वापस दे दो, 150 रुपए इनको क्या दे दो वापस। सो दिस इज व्हाट इक्विटेबल सेट ऑफ, जहां सम इज नॉट सर्टेन बट हमने एक एस्टिमेशन लगाया एंड उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा ली चीजें, सेट ऑफ। क्या करा लिया मेरे बच्चे, सेट ऑफ। क्या आपको इतना समझ आया? देखो क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ इज अ रेसिप्रोकल एक्विटल एट डेट। Plaintiff claim is reduced to the extent of amount claimed by the defendant. Sum हमेशा क्या होगा, certain। क्या होगा, certain। आइए, इक्विटेबल का मतलब क्या होता है, क्लेम्ड बाय डिफेंडेंट क्या होता है, अनअसर्टेन। क्या होता है, अनअसर्टेन। मतलब आप ये कह रहे हो समझो, सेट ऑफ में सर्टेन सम होता है, होते दोनों ही मनी से रिलेटेड है, यस। और इक्विटेबल सेट ऑफ में क्या होता है, इक्विटेबल सेट ऑफ में होता है मेरे बच्चे अनअसर्टेन्ड। क्या होता है, अनअसर्टेन्ड सम। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का। आइए, और काउंटर क्लेम में डिफेंडेंट क्लेम सेम और मोर देन ऑफ व्हाट प्लेंटिफ क्लेम्स, राइट। इट इज अलाउड बाय डेट। और जरूरी नहीं है ये सेम ट्रांजैक्शन हो, जरूरी नहीं है ये क्या हो मेरे बच्चे, सेम ट्रांजैक्शन अलग भी हो सकती है। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा एक बार देखते हैं हमने क्या क्या कर लिया मेरे बच्चे। हमने पूरा एक बार देख लिया था कि सूट कैसे फाइल होता है, बेसिक फ्रेमवर्क हो गया था हमारा सारा, राइट। फिर हमने डिक्री कर ली थी कि क्या होती है, फिर हमने ये देख लिया था कि डिक्री कितने टाइप की होती है, फाइनल होती है, प्रिलिमिनरी होती है, राइट। एंड उसके बाद अगर देखा जाए तो पार्टली फाइनल और पार्टली प्रिलिमिनरी होती है। फिर उसके बाद हमने कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बात की थी, राइट। उसके बाद हमने सेक्शन 10 और 11 रेस जुडिकाटा सबजुडाइज के बारे में बात की थी। फिर जुरिस्डिक्शन के बारे में रजी हम लोगों ने बात की थी, है ना। फिर प्लेस ऑफ स्यूइंग के बारे में बात की थी। अभी तक ये हम लोग सीपीसी में कवर कर चुके हैं एंड आई होप आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरे पुच की समझ आ गया होगा। अब जो हम आगे चलने वाले हैं वो एक और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन टॉपिक पे चलने वाले हैं, दैट इज आर आर आर। वो क्या होता है, फ्लावर नहीं फायर है, ऐसे ही होता है ना, पुष्पा। ये ट्रिपल आर में ही था ना, ये ट्रिपल आर मतलब रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, राइट, रिवीजन। अब तुम आए मेरे पास टेक्स्ट का डाउट लेके, अब वो अलग बात है कि तुम्हें पता है कि मेरे को टेक्स्ट आता जाता है नहीं, बट एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हें नहीं पता कि मेरे को टेक्स्ट नहीं आता और तुम्हें लगता है कि भाई हमारी मैम एकदम वो होते हैं ना सर्वगुण संपन्न टाइप्स, हमारी मैम एकदम ना सर्वगुण संपन्न है, मैडम को जो भी पूछ लो, लॉ का तो आता ही होता है, तो इनको टेक्स्ट का भी आता होगा। किसका आता होगा, टेक्स्ट का। तो अगर मैं ये तुम्हें बोल दूं कि मेरे को टेक्स्ट का नहीं आता, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या मेरी कोई इज्जत रह जाएगी? तुमने कहा नहीं, ऑब्वियसली इज्जत नहीं रह जाएगी मेरी, बिल्कुल भी नहीं रह जाएगी।
तो मैंने तुम्हें बोला चलो मैं तुम्हें 2 दिन में बताती हूँ। मैं तुम्हें कितने दिन में बताती हूँ? 2 दिन में। और ये मैटर मैंने दे दिया कंचन मैम को। ये मैटर मैंने किनको दे दिया? कंचन मैम को, कि मैम आप हैंडल कर लो। आप मतलब कंचन मैम को क्या किया मैंने? रेफर। कंचन मैम को क्या किया मेरे बच्चे? रेफर। जब सबऑर्डिनेट कोर्ट को लगता है कि ये मैटर ऐसा है जिसपे उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये मैटर ऐसा है जिसपे अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई, ये मैटर ऐसा है जिसको अगर उसने गलत डिसीजन दे दिया तो ये अपीलेबल भी नहीं है, तो इस केस में उसका डिसीजन बहुत ज्यादा मायने लगता है और उससे गलती हो जाएगी तो ये बहुत गलत हो जाएगा पार्टीज के लिए। क्यों? क्योंकि आगे वो चीज अपीलेबल भी नहीं है, तो इसीलिए वो रेफर कर देती है ये मेरे बच्चे हायर कोर्ट को। कौन से कोर्ट को? हायर कोर्ट को। देखो क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एनी टाइम बिफोर जजमेंट। ऑब्वियसली भाई रेफर तो जजमेंट से पहले ही करोगे ना, जजमेंट के बाद थोड़ी ना रेफर करोगे, यस और नो। एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट ऑफ अ कोर्ट इन विच अ सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड मे स्टेट अ केस एंड रेफर द सेम फॉर द ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट, फॉर द ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट। आइए एक बार इसको हम बेयर एक्ट से पढ़ते हैं, सेक्शन 113। बहुत बड़ा है, हमारे सिलेबस में छोटा दे रखा है। जब आप लॉ करते हैं तो लॉ में आपको हर एक चीज इसकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताई जाती है, राइट। अब सुनना, यूजुअली आप रेफर कब करते हो? जब क्वेश्चन होता है लॉ का। जब क्वेश्चन किस चीज का होता है? लॉ का। अब आपने सुना होगा 2 चीजें होती हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्या होता है? क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। मैं तुम्हारी टीचर हूं, फैक्ट। मैंने ब्लैक टी शर्ट डाली है, फैक्ट। मैं सीपीसी पढ़ा रही हूं, फैक्ट। मैं रास्ते से जा रही, फैक्ट। मैंने रेड लाइट क्रॉस करी, फैक्ट। लेकिन क्या सुनना, रेड लाइट क्रॉस करना गलत है या नहीं? लॉ। कौन से एक्ट में गलत है? लॉ। पनिशमेंट क्या है? लॉ। जब इंटरप्रिटेशन की बात आती है वो होता है लॉ। जो चीजें सामने हैं वो होती हैं फैक्ट। और जब क्वेश्चन राइज हो जाता है कि पनिशमेंट क्या होगी, कौन से एक्ट के अंदर पनिशमेंट दी जाएगी, इतनी पनिशमेंट सही है या नहीं, जो पनिशमेंट दी गई थी वो सही है या नहीं, तो इसे बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन ऑफ लॉ। यूजुअली आप रेफर कब करते हो? जब सबऑर्डिनेट कोर्ट को लगता है कि यहां पे क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है मेरे छुटके बच्चे? क्वेश्चन ऑफ लॉ। सेक्शन 113, सेक्शन 114 एंड सेक्शन 115। देखो, रेफरेंस टू हाई कोर्ट, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एनी कोर्ट। कोई भी कोर्ट, सबऑर्डिनेट ऑब्वियसली, वो केस को किसके ओपिनियन के लिए रेफर कर सकती है? हाई कोर्ट। और मैम समझो, हमने आज सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास जाके अपना केस लगाया, वो हाई कोर्ट को फाइल करेगी, रेफर करेगी, 2-3 दिन लगेंगे, 1 हफ्ता लग जाएगा। उतना टाइम सूट क्या रहेगा मेरे बच्चे? स्टे। या कोर्ट होगी कोई प्रिलिमिनरी डिक्री दे देगी। क्या दे देगी? कोई प्रिलिमिनरी डिक्री। प्रोवाइडेड दैट वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द केस पेंडिंग बिफोर इट इन्वॉल्व्स अ क्वेश्चन एज टू वैलिडिटी ऑफ द एक्ट, कोई रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस। जब सुनना, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब क्वेश्चन ऑफ लॉ आ रहा है, या फिर अगर ये केस आपने एक बार डिसाइड कर दिया तो इसके अगेंस्ट अपील भी पॉसिबल नहीं है, तो मेरे बच्चे उस केस में आप किसको रेफर कर देते हो? हाई कोर्ट को। किसको रेफर कर देते हो? हाई कोर्ट को। क्या रेफरेंस क्लियर हो गया मेरे बच्चे? सेक्शन नंबर 113, इसे क्या बोलते हैं? रेफरेंस। इसे क्या बोलते हैं? रेफरेंस। अगला क्या है? रिव्यू। अगला क्या है? रिव्यू। दैट अगर मैंने एक बार डिसीजन दे दिया लेकिन मुझे लगता है कि वो डिसीजन गलत है, तो आई एम रिव्यूइंग इट। आई एम रिव्यूइंग इट। रेफरेंस में क्या था? मैंने डिसीजन नहीं दिया, मैंने आगे रेफर कर दिया, मैंने आगे रेफर कर दिया, बट रिव्यू में क्या है? मुझे लगता है कि मैंने डिसीजन तो दे दिया बट इसमें कुछ मिसिंग है, तो आई एम रिव्यूइंग माई ओन डिसीजन। आई एम डूइंग व्हाट मेरे बच्चे? रिव्यूइंग माई ओन डिसीजन। देखो क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट एज अफोरसेड एनी पर्सन, जिसको ऐसा लगता है कि डिक्री गलत आई है, राइट, डिक्री के अगेंस्ट अपील पॉसिबल नहीं है, कुछ भी है, वो कोर्ट को बोल सकता है कि आप इस केस को क्या करो? रिव्यू। क्या करो? रिव्यू। देखो क्या लिखा हुआ है, एनी पर्सन जिसको लगता है वो एग्राइव्ड है बाय ए डिक्री और बाय एन ऑर्डर
जिसमें अपील लाई नहीं करती है, क्योंकि अगर अपील लाई करती तो आप अपील करा देते ना, तो आप रिव्यू में क्यों जाते? जुडिकाटा की एक्सेप्शन बोल सकती हूँ रिव्यू को? हाँ जी बोलो, क्या रिव्यू को जुडिकाटा की एक्सेप्शन बोल सकती हूँ? यस और नो? बाय डिक्री, जिसके अगेंस्ट कोई अपील ही नहीं है भाई, और ऐसा डिसीजन जो स्मॉल कॉज कोर्ट ने दिया है, क्योंकि यूजुअली अगर स्मॉल कॉज कोर्ट कोई डिसीजन देता है और उसमें पैसा 10,000 तक का है तो उसके अगेंस्ट भी अपील पॉसिबल नहीं है, राइट? तो ऐसे डिसीजन है जिसपे अपील ही पॉसिबल नहीं है, तो भाई तू रिव्यू ही कर दे, क्योंकि ये गलत है। तो इस केस में कोर्ट समझो, सेम कोर्ट रिव्यू कर रही है। सेक्शन 114, रिवीजन 115, रिवीजन हाई कोर्ट करता है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की। रिवीजन हाई कोर्ट करता है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की। द हाई कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस विच हैज बीन डिसाइडेड बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट। अपील नहीं लाई करती, और हाई कोर्ट को ऐसे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन का सही एक्सरसाइज नहीं किया है, जुरिस्डिक्शन सही एक्सरसाइज नहीं करी है, डिसीजन गलत है, तो मेरे बच्चे वो चाहे तो क्या कर सकता है? अपनी जो उसकी डिग्री है उसको क्या कर सकता है? रिवाइज। क्या कर सकता है? रिवाइज। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का वो कह रहा है रिवीजन का मतलब ये नहीं है स्टे ऑफ सूट लगेगा, ऑलरेडी डिसीजन जो है वो हाथ चुका होगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा भी नहीं हम कहेंगे कि हमारा केस हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है, अनटिल अनलेस कुछ ऐसा नहीं हो जाता जहां उसको बेसिकली रिवाइज करनी पड़ जाती है, जजमेंट चेंज करनी पड़ जाती है। क्या यहां तक क्लियर है? तो मैम एक बार अगर आप मेरे को समझाना चाहो, मतलब रेफरेंस सेक्शन 113, ठीक है जी, रिव्यू सेक्शन 114 एंड रिवीजन सेक्शन 115, ठीक है जी। रेफरेंस में क्या बोलता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट के पास जाएगा, रिव्यू में सेम कोर्ट मेरे बच्चे रिव्यू करेगा, एंड रिवीजन में क्या होगा? हाई कोर्ट बोलेगा सुप्रीम कोर्ट की तेरे डिसीजंस को मैं क्या करूंगा? रिव्यू। तेरे डिसीजंस को मैं क्या करूंगा? रिव्यू, राइट? सो देखो, दिस इज द रिव्यू एंड दिस इज मेरे बच्चे आइए रिवीजन। वो क्या कह रहा है? हाई कोर्ट शेल नॉट वेरी एनी डिक्री जिसके अगेंस्ट अपील लाई करती है। देखो, अगर किसी कोई डिक्री पास की है, राइट, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने, और अपील नहीं है, तो हाई कोर्ट चाहे तो वो डिक्री को रिवाइज कर सकता है, क्योंकि अपील ही नहीं है, ताकि दोनों पार्टीज के साथ कुछ गलत ना हो। वो डिक्री गलत थी इसलिए उसने रिवाइज कर दी। लेकिन कोई ऐसी डिक्री जिसके अगेंस्ट अपील पॉसिबल है, हाई कोर्ट उस डिक्री को रिवर्स नहीं करेगा। हाई कोर्ट उस डिक्री को रिवर्स नहीं करेगा। और रिवीजन कब होगी? जब मैटर जुरिस्डिक्शन का होगा। याद रखो, जब मैटर किसका होगा? जुरिस्डिक्शन का। या तो जुरिस्डिक्शन जो थी वो एक्सरसाइज नहीं की, या जितनी थी ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, या सुनना, जो जुरिस्डिक्शन थी वो इलीगली एक्सरसाइज की है। तो मैटर किसका होना चाहिए? जुरिस्डिक्शन का। जो नहीं थी वो एक्सरसाइज कर ली, जो थी वो एक्सरसाइज नहीं करी, और जो थी वो गलत तरीके से एक्सरसाइज करी। इन तीनों के केस में हाई कोर्ट चाहे तो क्या कर सकता है? रिवीजन। क्या कर सकता है मेरे बच्चे? रिवीजन। रिवीजन की पावर किसके पास है? हाई कोर्ट के पास। किसके पास है? हाई कोर्ट के पास। तो एक बार ये सब पढ़ लो एंड देन मेरे बच्चे वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। फटाफट से एक बार रिवीजन पढ़ लो पुचकी। हाँ जी, पढ़ लिया? रेफरेंस रिव्यू क्लियर है, राइट? रिव्यू में बेसिकली क्या होता है मेरे बच्चे कि अगर एक बार केस डिसाइड हो चुका है, लेकिन मैं कोर्ट के पास जाके ये बोलती हूं कि कोर्ट मुझे कुछ नया पता चला है, कुछ ऐसा जिससे ये केस बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है मेरे बच्चे, तो उस केस में जो है मेरे पास क्या आ सकता है? मेरे पास कोर्ट रिव्यू कर सकता है। अब देखो, केस का फ्रेमवर्क क्या रहता है? आप प्लेंट देते हो, राइट? उसके बाद कोर्ट क्या इश्यू करता है? सम्मन यानी पेशी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिलीवरी ऑफ सम्मन बाय कोर्ट। टॉपिक क्या है? डिलीवरी ऑफ सम्मन बाय कोर्ट। मतलब कोर्ट जो है वो डिफेंडेंट को बोल रहा है या तो तू खुदा या तो कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर, यस और नो? या तो तू खुदा या तो कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर। वो कह रहा है द डिफेंडेंट में अपीयर इन पर्सन, या तो वो खुद आएगा या तो अपने प्लीडर के थ्रू आएगा। या तो किसके थ्रू आएगा? प्लीडर के थ्रू आएगा। लेकिन अगर जब प्लेंटिफ प्लेंट प्रेजेंट कर रहा था उस टाइम पे वहां डिफेंडेंट खड़ा था और डिफेंडेंट ने ये अग्री कर लिया कि हाँ मैं गुनहगार हूं, मैंने ये गलती की है, तो उस केस में मेरे बच्चे सम्मन नहीं जाता है।
एक बार दोबारा, मैं प्लेंटिव प्लेंट फाइल कर रही थी, मैंने बोला तूने मुझे थप्पड़ मारा, तुमने बोला हाँ मारा। जब मेरे बच्चे आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उस केस में सम्मन जाएगा नहीं। जब प्लेंटिव प्लेंट फाइल कर रहा था उस टाइम पे डिफेंडेंट वहां खड़ा था और उसने ये बात क्या कर ली, एक्सेप्ट। क्या कर ली मेरे बच्चे, एक्सेप्ट। उस केस में भी आपका सम्मन नहीं जाएगा। देखो 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 क्या लिखा हुआ है, हाँ देखो, no summon is to be issued when the defendant has appeared at the presentation of the plaint। मतलब जब प्लेंट प्रेजेंट हो रही थी तब I'm sorry, किसका फोन है, अभी हम नहीं उठाएंगे, जिसका भी हो। And to answer all, oh shit, and admitted the plaintiff क्लेम। प्लेंटिव का क्लेम क्या कर लिया मेरे बच्चे, एडमिन। वो कह रहा सम्मन कौन साइन करेगा, जज। कौन साइन करेगा, जज या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। एंड वो प्रॉपर्ली सील्ड होगा, पैक्ड होगा, सिग्नेचर उस पे हो गए। क्या क्लियर है। अब जब मुझे सम्मन रिसीव हुआ एज ए डिफेंडेंट, जब मुझे सम्मन रिसीव हुआ 30 दिन के अंदर अंदर मुझे रिटर्न स्टेटमेंट देनी है। 30 दिन के अंदर मेरे को क्या देनी है, रिटर्न स्टेटमेंट। बट अगर मैं नहीं दे पाई, अगर मैं मेरे बच्चे नहीं दे पाई तो मुझे टाइम मिलेगा 90 दिन का। और कितने दिन का और टाइम मिलेगा, 90 दिन का और टाइम मिलेगा। यानी टोटल टाइम 120 हो गया। अब सुन लो, 120 लिखते मत फिरना। पहले 30 दिन का टाइम मिलता है, उसके बाद 90 दिन का टाइम मिलता है। आई होप इट्स क्लियर मेरे बच्चे। यानी पहले आपको 30 डेज मिलेंगे। 30 डेज में अगर आपने रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दी तो वेल एंड गुड, नहीं तो मेरे बच्चे आपको और कितना टाइम मिलेगा, 90 डेज। कितना टाइम मिलेगा, 90 डेज। अगर जज बोलता है डिफेंडेंट को पर्सनल अपेयर होने के लिए, तो डिफेंडेंट मेरे बच्चे पर्सनल अपेयर होगा। यूजुअली आप कैसे डिलीवर कर सकते हो, पर्सनली कर सकते हो, एजेंट से कर सकते हो, पोस्ट जा सकती है। और जो आप डिलीवरी करोगे वो करोगे एडल्ट मेंबर को। 2 साल के छुटंके बच्चों को आप सम्मन देकर नहीं आओगे। सुनना, अब आप सम्मन देने जा रहे हो, वो घर ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, घर के बाहर चिपका दोगे। घर के बाहर क्या कर दोगे, चिपका दोगे। दिस इज द केस। अब समझो क्या हुआ कोर्ट में, क्या हुआ। 3 केसेस होंगे, राइट। कहां गया हमारा, आपने सम्मन दिया था, सम्मन देके आपने बुलाया था, पर आया ही नहीं, कोई आया ही नहीं। देखो, या तो प्लेंटिफ नहीं आया, ठीक है, या तो डिफेंडेंट ही नहीं आया, या तो प्लेंटिफ इज एब्सेंट, राइट, या तो डिफेंडेंट इज एब्सेंट, या तो भाई दोनों ही नहीं आए। कोर्ट का पागल बना के दोनों ही नहीं आए। देखो, ना तो प्लेंटिफ आया या ना तो डिफेंडेंट आया, और भाई तुम पागल हो के दोनों ही नहीं आ रहे हो। तुम क्या ये कोई सेंस वाली बात है, ये नॉनसेंस, एकदम नॉनसेंस। वो बोलता भाई देख, अगर प्लेंटिफ ही नहीं आया, समझो जिसने केस किया था वही नहीं आया, जिस पे किया हुआ है वो आके खड़ा है, हाँ जी मारा था मैंने चंटा, बताई। अरे भाई साहब सुनना, यूजुअली प्लेंटिफ नहीं आता तो केस क्या हो जाता है, डिसमिस। वो अलग बात है कि अगर डिफेंडेंट आके बोल देता है ये काम मैंने किया है तो वो डिक्री सुना दी जाती है। बट यूजुअली अगर प्लेंटिफ नहीं आता तो केस हो जाता है मेरे डिसमिस। डिफेंडेंट नहीं आता तो मेरे बच्चे डिक्री सुना दी जाती है इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ। डिक्री सुना दी जाती है इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ। मतलब मैम डिफेंडेंट को बिना सुने डिक्री सुना देंगे, यस मैम, ये तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल के अगेंस्ट है, नेचुरल जस्टिस के। बट मेरे बच्चे फिर आप आए क्यों नहीं, एज अ डिफेंडेंट आपको तो होना चाहिए था, आप थे नहीं। तो मेरे बच्चे अगर डिफेंडेंट एब्सेंट है तो डिक्री आ जाती है इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ। उसे बोलते हैं हम एक्स पार्टी डिक्री। क्या बोलते हैं रजे, एक्स पार्टी डिक्री। और अगर दोनों ही नहीं आते तो केस क्या हो जाता है, पुचकी डिसमिस। क्या हो जाता है, डिसमिस। अच्छा, हम पढ़ के आ रहे हैं सम्मन। कह रहे हैं सम्मन साइन करेगा, कौन साइन करेगा, जज या ऑथराइज्ड ऑफिसर। सम्मन सील होकर जाएगा। समझो, अगर सम्मन है कि आप प्रेजेंट हो तो आप पर्सनली प्रेजेंट भी हो सकते हो और आप अपने प्लीडर के थ्रू भी प्रेजेंट हो सकते हो। सम्मन या तो आपको दिया जाएगा या आपके घर के किसी मेंबर को दिया जाएगा एक्नॉलेजमेंट लेने के बाद। आप घर नहीं हो तो आपके घर के यहाँ जहाँ आप काम करते हो उसके बाहर एक बड़ी सी जगह पे चिपका दिया जाएगा। आपने अगर प्लेंट के टाइम पे आप वहां प्रेजेंट थे और आपने अपना क्लेम एडमिट कर दिया है तो सम्मन
चालान देने की जरूरत नहीं है। आपके पास रिटन स्टेटमेंट देने के लिए 30 दिन होंगे, और अगर 30 दिन में नहीं दे पाए तो अगले 90 दिन होंगे। अगर आप नहीं आते हो तो एक्स पार्टे डिक्री सुना दी जाएगी। बट मैम सुनो, एक्स पार्टे डिक्री सुना दी गई, एक्स पार्टे डिक्री सुना दी, बट क्या पॉसिबल है कि मेरा कोई जेन्युइन रीजन हो जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया? बताओ ये पॉसिबल है या नहीं कि मेरा क्या है जेन्युइन रीजन जिसकी वजह से मैं आ नहीं पाया? तो मैं उस केस में क्या करेंगे, उस केस में क्या करेंगे, आओ उस केस में क्या करेंगे ये आपको बताती हूं मेरे बच्चे। क्या यहां तक क्लियर है? आइए सुनना, देखो क्या लिखा है। अ डिफेंडेंट हैज 4 रेमेडीज available if ex parte decree is passed. This is very 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 important my पुचकू बच्चों। अगर डिफेंडेंट के अगेंस्ट डिक्री आई है, अगर डिफेंडेंट के अगेंस्ट डिक्री आई है तो उसके पास कितनी रेमेडीज है? 1 2 3 4। कितनी रेमेडीज है? 4। सबसे पहला वो अपील फाइल कर सकता है एक्स पार्टी डिक्री के लिए। दूसरा वो एप्लीकेशन डाल सकता है रिव्यू की। हमने अभी पढ़ा कि भाई मैं इस वजह से नहीं आ पाया था, मैं ये फैक्ट इकट्ठा कर रहा था, देखो मैं ये फैक्ट लेकर आया। चौथा वो बोल सकता है सेट असाइड करो, करो सेट असाइड, ये देखो ये नया फैक्ट है, देखो भाई मैं बीमार था, मैं उठ नहीं पा रहा था, मैं क्या करता। चौथा मेरे बच्चे वो क्या बोल सकता है, समझो समझो समझो, कि ये जो एक्स पार्टी डिक्री है ये फ्रॉड से ली गई है और मेरे को सम्मन भी नहीं इशू हुआ था, मेरे को सम्मन भी नहीं इशू हुआ था। तो ये 4 रेमेडीज हैं। कितनी रेमेडीज है? 4। ये चारों की चारों रेमेडीज मेरे हर एक बच्चे को याद होनी चाहिए। सबसे पहला क्या है? एप्लीकेशन। देखो सबसे पहले आप अपील फाइल कर सकते हो, रिव्यू के लिए डाल सकते हो, सेट असाइड कर सकते हो। चौथा क्या बोल सकते हो? एक सूट फाइल कर सकते हो कि भाई ये जो डिक्री ली गई है ये किससे ली गई है? फ्रॉड से। ये किससे ली गई है? फ्रॉड से। एक बार दोबारा, 1 2 3 4 सीपीसी की जय जयकार। एक्स पार्टी डिक्री की कितनी रेमेडी है? 4 रेमेडी है। सबसे पहला अपील फाइल हो सकती है, दूसरा रिव्यू करवा सकते हो, तीसरा सेट असाइड का ऑर्डर ले सकते हो, और चौथा क्या कर सकते हो? सूट फाइल कर सकते हो कि जो एक्स पार्टी डिक्री ली गई है ये फ्रॉड से ली गई है। ये किससे ली गई है? फ्रॉड से ली गई है। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत कोई दिक्कत? आइए अब आगे चलते हैं। मैम आपने अपील की बात करी, किसकी बात करी? अपील की। तो थोड़ा आप अपील के बारे में बताओ। आइए मेरे बच्चे सुनना ध्यान से। यूजुअली जब मैं अपील की बात करती हूं तो अपील को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अपील को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 4। सबसे पहला तो आता है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई डिक्री दी, उसके अगेंस्ट में अपील लेकर गई हाई कोर्ट में। तो जो हाई कोर्ट में पहली बार है अपील का, राइट, पहली बार है अपील का, सो दिस इज अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। दूसरा सेकंड अपील मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक सबऑर्डिनेट कोर्ट था, उसने डिक्री दी थी, तो फर्स्ट अपील मैं लेके गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। फिर मैं दूसरी अपील लेकर गई हाई कोर्ट के पास। हमेशा याद रखना, दूसरी अपील हमेशा किसके पास जाएगी? हाई कोर्ट के पास। किसके पास जाएगी? हाई कोर्ट के पास। अगर दूसरी अपील सुप्रीम कोर्ट के पास गई तो उसे सेकंड अपील नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे अपील टू सुप्रीम कोर्ट। उसे क्या बोलेंगे? अपील टू सुप्रीम कोर्ट। और एक आता है अपील फ्रॉम ऑर्डर। क्या आता है? अपील फ्रॉम ऑर्डर। यूजुअली ऑर्डर्स नॉन अपीलेबल होते हैं। यूजुअली ऑर्डर्स क्या होते हैं मेरे बच्चे? नॉन अपीलेबल मींस आई कैन नॉट अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स, बट ऑर्डर्स मेंशन्ड इन सेक्शन 104 एंड रूल 43 ऑर्डर 43 आर अपीलेबल। आर वॉट? अपीलेबल। तो अपील के मेरे बच्चे मैंने 4 केस किए। सबसे पहला ओरिजिनल डिक्री, मतलब पहली बार अपील कर रहे हो। दूसरा, एक बार अपील कर चुके हो, उस अपील के अगेंस्ट अपील हो रही है, सेकंड अपील। यूजुअली क्या होगी? हाई कोर्ट में। अगर कोई भी अपील, कोई भी पिटीशन, कोई भी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के पास जा रही है तो अपील होगी सुप्रीम कोर्ट को। और अगर ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे? अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स। आइए एक बार पढ़ते हैं अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। वो क्या कह रहा है भाई? देख,
These appeals may be preferred in the court superior to the court passing the decree. ऑब्वियसली बात है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिग्री पास की है तो उसी के पास थोड़ी ना जाओगे अपील लेकर, सीधी सी बात है। किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट होगी, कुछ दिक्कत होगी, उससे हायर बंदे के पास ही जाओगे ना। सुपीरियर टू द कोर्ट पासिंग द डिग्री। एन अपील में लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिग्री पास्ड एक्सपार्टे, मतलब अगर एक्सपार्टे डिग्री भी है क्या उसके अगेंस्ट भी अपील हो सकती है? यस। अब वो क्या कह रहा है, लेकिन भाई समझ ले, अगर डिग्री पास हुई है फ्रॉम द कंसेंट ऑफ पार्टीज, आइए दोनों पार्टीज ने मिलजुल कर डिग्री पास की थी, दोबारा दोनों पार्टीज ने मिलजुल कर डिग्री पास की थी, तो मेरे बच्चे इस केस में उसके अगेंस्ट कोई अपील लाई नहीं करेगी। और अगर स्मॉल कॉज कोर्ट के पास मैटर 10,000 से कम का था तो उस केस में भी अपील लाई नहीं करेगी। और अपील, सेकेंड अपील के केस में भी मैंने क्या बोला कि हमेशा किसके पास जाएगी? हाई कोर्ट के पास। किसके पास जाएगी? हाई कोर्ट के पास। सेकेंड अपील यूजुअली जाती है जब क्वेश्चन होता है लॉ का, जब क्वेश्चन किसका होता है? लॉ का। कुछ ऑर्डर्स जो कि अपीलेबल है, राइट, वी विल डू दैट लेटर। एंड उसके वाला अपील सुप्रीम कोर्ट के पास अपील जाएगी। कब जाएगी मेरे बच्चे? कोई आप पिटीशन फाइल करते हो, जिसे बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन, कोई एप्लीकेशन है जहां आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाना जरूरी है, बिना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ये काम होगा नहीं, कोई ऐसा मैटर है जिसपे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जरूरी है, तो उस केस में आप किसके पास जा सकते हो मेरे बच्चे? सुप्रीम कोर्ट के पास। किसके पास जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट के पास, राइट। यहां पे मेरे बच्चे हमारा ऑलमोस्ट सीपीसी जो है वो कंप्लीट होता है, राइट। एंड आई होप आज की जो क्लास है, ये जो सीपीसी की क्लास है, आपको ये क्लास देके बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी। जो भी थोड़ी सी चीजें रह गई हैं वो हम लेटर पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, राइट, वीडियोस में कवर करेंगे। आपका कुछ भी जो है मेरे बच्चे छूटेगा नहीं। बट अगर आपको ये सीपीसी का लेक्चर पसंद आया हो, मेक श्योर मेरे बच्चे, डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड जरूर बताना ये लेक्चर आपको कैसा लगा। इसमें हमने सब चीजें रजे एग्जैक्टली कवर की हैं, बहुत अच्छे से कवर की हैं। रेफरेंस रिव्यू, रिवीजन क्या होता है, रेस जुडिकाटा क्या होता है, सब जुडाइस क्या होता है, सम्मन इशू कैसे करेंगे, अपील की हम लोगों ने थोड़ी सी बात करी, फिर हम लोगों ने प्लेस ऑफ स्यूइंग की बात करी, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करी, राइट। ये सब टॉपिक्स की मेरे बच्चे हम लोगों ने बात करी। होप ये लेक्चर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। बाकी कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी डाउट्स हो तो रजे आप कमेंट सेक्शन में जो है उसे लिख सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच मेरे बच्चे। आई होप आज की क्लास दिमाग में क्लियर, मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। लव यू ऑल गाइस, बाय।